हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटी जेई। तो आज हम लोग नीट 2021 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा कोड है P3। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 51 से लेकर 50 आपका फिजिक्स का था। ठीक है, मगर 51 से आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका केमिस्ट्री का होगा। तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन द हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान से समझना, क्वेश्चंस क्या बोला है आपको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्या निकालना है, टेट्राहेड्रल निकालना है और ऑक्टाहेड्रल निकालना है। राइट, तो जहां तक आप लोग जानते हो कि Z इफेक्टिव जो होता है वो Z इफेक्टिव किसका होता है बताइए। हेक्सागोनल कितना होता है, 6 होता है। जब आपका Z इफेक्टिव 6 होता है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ Z इफेक्टिव होता है। Z इफेक्टिव कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो फिलहाल के लिए आप बताओ 2 इंटू Z इफेक्टिव 6 है तो फाइनली आपका जो आएगा 12 आएगा। मतलब अगर आप एक यूनिट सेल में, एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में अगर Z इफेक्टिव 6 है तो टेट्राहेड्रल हमेशा डबल बनता है, जो कि आपको कितना होता है 12। और साथ ही साथ अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो Z इफेक्टिव के बराबर होता है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कितना होगा 6। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी आपको कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये बात आपको समझना है, मैं आपको यहाँ भी समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। जब आप हेक्सागोनल एक क्या करते हो, एक फर्स्ट लेयर लेते हो, 2D में लेते हो। पहला लेयर आपका हेक्सागोनल है, देखिए रेड कलर का जो आप देख रहे हो वो क्या है, हेक्सागोनल फर्स्ट लेयर आपका देख रहे हो 2D में। जब उसके ऊपर जब सेकेंड लेयर करते हो तो 3D बनता है। तो सेकेंड लेयर जब तुम ले रहे हो ब्लैक वाला, वो क्या है, सीधा क्या है, वॉइड है फर्स्ट लेयर का। राइट, तो देखो फर्स्ट 1 2 3 एंड इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर है 4। तो जो 4 तुम देख रहे हो तो यहाँ पर एक वॉइड्स बनता है, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल का वॉइड्स का कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं मेरे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए 4 होते हैं। अब बताओ पहला लेयर आप जो देख रहे हो ये वाला पहला लेयर है, इसके ऊपर सेकेंड लेयर, इसके बाद वैसा ही ठीक आएगा इसके ऊपर थर्ड लेयर आएगा ना। जब थर्ड लेयर आएगा इसके ऊपर में तो देखो ये जो है वो अंदर वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसके ऊपर में जो और आएंगे 3 ठो वो क्या कर रहे हैं, आउटर वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब एक एटम्स यूनिट सेल के अंदर में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइट, ये बात आपको ध्यान से समझना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मान लो एक हेक्सागोनल है और हेक्सागोनल में आपको ध्यान रखना है आपका Z इफेक्टिव का वैल्यू 6 है। Z इफेक्टिव वैल्यू 6 है, मतलब 6 एटम एक यूनिट सेल को क्या कर रहा, कवर कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं उसमें टेट्राहेड्रल कितना बनेगा, क्योंकि एक एटम 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बना रहा है तो 6 एटम कितना बनाएगा, 12 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाएगा। तो देखो मेरा टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितना आ गया, 12 आ गया। और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स तो आपको ध्यान समझना है, एक ही होता है जो कि आपको नजर आ रहा है। ये जो बॉन्ड देख रहे हो यही आपका ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 6 होता है। वो कौन सा, 1 2 3 ये अपर वाला, 1 2 3 ये इनर वाला है रेड कलर का। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। तो फिलहाल आपसे ये क्वेश्चंस पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस था, कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, एकदम जब आप पढ़ के जाओगे तो आराम से इस क्वेश्चंस को करोगे और किए भी हो मुझे लगता है। ठीक है, जो बच्चे गलत किए हैं उनके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जब आप थ्योरेटिकल पोर्शंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चंस को कर भी सकते हो। ठीक है, तो ध्यान समझना। तो देखो यहां से मैंने आपको समझाया, तो यहां से ऑप्शन क्या होगा, 12,6 ये ऑप्शन ए। ठीक है, या 1 बोल दो। चलिए 52 जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, जर्कोनियम एंड हॉफनियम। जर्कोनियम हॉफनियम हैव द सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस दोनों बोल रहा है आपका सिमिलर होता है। ठीक है, कोई बोल दो एटॉमिक रेडियस बोल दो या आयनिक रेडियस बोल दो। जर्कोनियम हॉफनियम का सेम क्यों होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब आप क्या करते हो, जब आप 3D सीरीज पर आते हो, ये ग्राफ आपका 3D है, ये आपका 4D सीरीज है, ये आपका 5D सीरीज है। जब आप 3D से 4D में आते हो तो 3D सीरीज 4D सीरीज, 3D सीरीज मतलब 4 पीरियड, ठीक है, 4D सीरीज मतलब 5 पीरियड। जब मेरा 4th पीरियड से 5 पीरियड में आते हो तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करता है। तो देखो मेरा टिटेनियम से लेकर जर्कोनियम तक आ रहे हो तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो साइज क्या हो गया, जर्कोनियम का बढ़ गया। ठीक है, बट जर्कोनियम से जैसे हॉफनियम आते हो, मतलब 4D से जैसे 5 सीरीज में आते हो, 5D सीरीज में जैसे जाते हो तो वहां पर बीच में क्या होता है, लेंथोनाइड। हाँ, लेंथोनाइड एक सीरीज आता है, और ध्यान रखना लेंथोनाइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट की वजह से, एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आता है। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब जेट इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, वो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा से बढ़ जाता है, क्योंकि एफ सबसेल क्या होता है, डिफ्यूज फॉर्म में होता है। इसलिए ध्यान रखना न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा से इंक्रीज कर जाता है। तो जब तुम यहाँ से जर्कोनियम से हॉफनियम आते हो तो साइज क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, मगर बढ़ा नहीं। क्या हो गया, वो सीधा क्या हो गया, साइज घट गया, क्योंकि इधर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ
एफ सबशेल, ध्यान रखना। इसलिए जर्कोनियम से नीचे हॉफनियम आ रहे हो तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, मेरा साइज जो हो जाता है बराबर हो जाता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है, नहीं क्या होता है, घटता है। मतलब यहां से यहां बढ़ना चाहिए था, तो जितना से बढ़ रहा था उतना से घट जा रहा है, तो सीधा सी बात क्या हो रहा है, अप्रॉक्स बराबर हो जा रहा है। तो ध्यान रखना है, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये बात हम कह सकते हैं, ठीक है। साइज आपका लेंथेनॉइड सॉरी जर्कोनियम हॉफनियम का क्या आ रहा आपका, सेम आ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करा रखा है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग क्लास में करा रखा है, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने आपको बताता हूँ, ये थोड़ा आपका गलत है, ये कर लो आप 200 क्वेश्चंस है, ये आपका चलो 400 तो था ही आपका, ठीक था, और ये आप कर लो 600, ठीक है। ये क्वेश्चंस को करेक्ट कर लो, ओके। अब देखो इसमें क्या बोला है आपको, ये क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है। कैसे, ये लॉजिक आप ध्यान रखना है, PV इज इक्वल टू nRT, ये nRT आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो आप लोग जानते ही हो। इसमें आपको क्या करना है, पहला हम लोग देखेंगे, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हम लोग क्या, या वर्टिकल लाइन कुछ भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हो, वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दे रहे हो, अगर मैं वर्टिकल लाइन में कर रहे हो तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे रहे हो। यहाँ पर आपका ग्राफ दिया है बॉयस लॉ का और 3 डिफरेंट टेम्परेचर का दिया हुआ है। जब आपका 3 डिफरेंट टेम्परेचर दिया रहेगा तो फिलहाल आपको क्या समझना है, मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन करके हम तीनों ग्राफ को क्या कर दिया, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर है, वॉल्यूम कांस्टेंट इसी पॉइंट पर फिक्स्ड हो चुका है। अब मैं यहां पर देखूंगा इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर P1 है, इसका कितना है P2 है, और इसका कितना है P3 है, ठीक है। तो आपको पता है ना P3 ज्यादा है, ध्यान से देखो ग्राफ को, और क्या P3 ज्यादा है, P2 कम है, P1 और भी कम है। तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने जैसे वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम को काट दो आप, जैसे वॉल्यूम कट गया, नंबर ऑफ मोल्स, अब एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ का प्लॉट किया गया, जो नंबर ऑफ मोल्स लोगे तो वही तो फिक्स होगा, बस अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट कर दो, ठीक है। एड ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको पता है, आइडियल गैस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से मैं ड्राइव होके आया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब यहां से ये बात बोल सकते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देखो यहाँ पर लग रहा है, तो उसका प्रेशर भी देखो P3 सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर कम हुआ प्रेशर भी कम हो गया, और टेम्परेचर कम हुआ प्रेशर भी कम हो गया। मतलब ये ग्राफ मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सही है, राइट है, ठीक है। अब आगे चेक करने की दरकार ही नहीं है, आप लोग सीख सकते हो, इसको भी करोगे तो देखो 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 प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, क्या ये राइट है, नहीं है ना, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है मगर प्रेशर घट रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ना चाहिए मगर टेम्परेचर घटने से प्रेशर भी घटना चाहिए, बट यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, इन्वर्स रिलेशन हो रहा है, मतलब ये ग्राफ आपका रॉन्ग है। अच्छा इसमें देखते हैं, अरे भाई साहब इसमें तो गड़बड़ी हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें सब आपका टेम्परेचर डिफरेंट पर बात कर रहा है, और ये बात तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेरा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो सीधा बात है प्रेशर, ये तो ग्राफ हो ही नहीं सकता। इसमें बात कर लेते हो, इसमें बात कर लेते हो, ये तो बॉयस लॉ तो एग्री नहीं करेगा, इसमें अगर आप बात कर लेते हो, इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था क्या करना है, आप लोग एक प्लॉट कर दो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। क्या करना है आपको, ये है मेरा P1, ये है मेरा P2, ये मेरा है P3, ठीक है। PV इक्वल टू nRT, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सीधा सा बात है। देखो टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर सबसे कम, तो ये तो यही भी गलत हो गया, मतलब आपका आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 53 का आप 1 मारिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर किए हैं वो अच्छे से एग्जाम भी दिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना मार्क्स प्लीज बताएंगे तो अपने कमेंट सेक्शंस में, वहां पर लिखेंगे कि आप लोगों का कितना अटेम्प्ट हुआ है और कितना राइट है कितना रॉन्ग है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। चलिए 54 नंबर करते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज exhibited by is यूरिया सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशंस एंड स्टार्च सॉल्यूशन। बाबू ध्यान से समझना, ये क्वेश्चंस आपका वेरी इजी है, जब आप लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़े होगे तो आपको ध्यान रखना यूरिया सॉल्यूशन चाहे Na सॉल्यूशन हो गया, NaCl हो गया या ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, ये तो सब प्योर सॉल्यूशंस है, बट आपके 4 जो आप देख रहे हो वो क्या है आपका स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो मेरा क्या है, एक तरह का बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। टिंडल इफेक्ट मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस आपको पता है ना टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस आपका क्या स्टार्च सॉल्यूशन, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो बहुत इजी है, 54 का 4, राइट। 55, which one among the following is the correct options for the right relationship between the Cp and Cb? ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को मैंने बताया था, ये बहुत ही इजी पूछ दिया,
ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, आइडियल गैस का 1 मोल का Cp एंड Cv का रिलेशन पूछा है, कौन बच्चे को नहीं पता है? सारे बच्चों को पता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो बताओ Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? R। तो मेरा 55 का क्या होगा? 3 होगा। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 56 करते हैं। द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट एंड द वेपर स्टेट आर। देखो ये आपका बेरिलियम, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो बेरिलियम क्लोराइड है ना, बेरिलियम क्लोराइड, यस बेरिलियम क्लोराइड जो तुम देख रहे हो ये आपका एक डायमेरिक फॉर्म करता है, क्या एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करता है या पॉलीमर्स फॉर्म करता है? इन सारे बातों को आपको समझना है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। जब आप देखो बेरिलियम को, जब तुम ध्यान से देखो बेरिलियम क्लोराइड जो पॉलीमरिक फॉर्म है, क्या है मेरे पास? पॉलीमरिक फॉर्म। देखो तो क्या पहला ऑप्शन क्या बोला? चेन इन बोथ। क्या दोनों में चेन है? नो। इसमें देखो डाइमर है, इसमें है। तो ये ध्यान रखना है कि चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्या लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है, देखो एक लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है और ये देखो डायमंड बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट। तो ये जो देख रहे हो ये जो आपका क्या है, एक मेरा सॉलिड स्टेट में है, ये आपका एक सॉलिड स्टेट में है। तो BeCl2 जो होता है क्या करता है? सॉलिड स्टेट में क्या करता है मेरे पास? सॉलिड स्टेट में आपके लंबा सा पॉलीमर चेन बनाता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर चेन नहीं लिख के पॉलीमर्स भी लिख सकता था, पॉलीमराइजेशन करता है, बट यहाँ पर आपको चेन लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉलीमर चेन तो है। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड स्टेट है। और ये जो देख रहे हो ये क्या बन रहा है आपका? डाइमर फॉर्म कर रहा है। तो डाइमर किस में स्टेट में होता है? ये आपका वेपर स्टेट में होता है। ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। क्या है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन से आपको ये बात समझना पड़ेगा जब आप लोग ये बात पढ़े होंगे। ठीक है, बेरिलियम के बारे में, बेरिलियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है, इस ब्लॉग में, तो वहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कराया भी गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हर साल यहाँ से कहीं ना कहीं L2Cl6 के बारे में पूछ लेता है, BeCl2 के बारे में पूछ लेता है ना, डाइबोरेन B2S6 के बारे में पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते जाते हैं। तो फिलहाल आप लोगों के लिए अलर्ट रहना है, नेक्स्ट 2022 के लिए ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस प्री ब्लॉक। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट NCERT से पूछे जा रहे हैं। नीट के जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन एंड ऑर्गेनिक क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो NCERT से आ रहे हैं। फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री तो छोड़ दो, इनऑर्गेनिक जितने लर्न पोर्शंस होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पोर्शन लर्न पोर्शन है मैक्सिमम, तो उस सारे रिएक्शंस डायरेक्ट वहां से NCERT से डायरेक्ट उठाते जा रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को बहुत दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे से कहां से आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना। तो सॉलिड स्टेट में चेन बना रहा और ये डायमर बना रहा, तो ध्यान रखना है आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 56 का क्या होगा आपका? 2 होगा। क्लियर? चलिए 57 में आपका क्या क्वेश्चन बोला है? ट्रिटियम ए रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, सभी लोग जानते हैं ट्रिटियम एक क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव नेचर का हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स? ट्रिटियम कौन से पार्टिकल्स इमिट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आप ये रेडियोएक्टिव नेचर के कंसेप्ट से पढ़ते हो तो वहां पर ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रिटियम ये हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स है, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3 ट्रिटियम, राइट, यही है मेरा पास रेडियोएक्टिव नेचर, रेडियोएक्टिव नेचर। और जब इस रेडियोएक्टिव नेचर को अगर तुम देख रहे हो अच्छा से, तो पहले बताओ, मैंने आपको बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप N/P रेशियो है ना, N/P रेशियो। और मैंने आपको बताया था जब आपका N/P रेशियो ये क्या है 1.5 के इक्वल या उससे ज्यादा आपको 1.5 के इक्वल ही बोल सकते हैं या उससे ज्यादा अगर आपको मिलता है तो ध्यान रखना वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, और अगर मान लो N/P का रेशियो क्या होगा? 1 आ गया तो क्या होगा? ये एक नॉर्मल स्टेबल, ठीक है, एलिमेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और रेडियोएक्टिविटी तुमको पता है ना, हाईली क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है? ये अपने बॉडी से क्या करता है? रेडिएट करते रहता है एनर्जी। तो कौन से एमिट रेडिएट करता है? यही तो आपसे पूछा है। चलिए, तो पहले बताइए ट्रिटियम में, ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये वीडियो बच्चे क्या करें जो कंपटीशन एग्जाम दे चुके हैं 2021 तो वो देख ही रहे हैं। जो बच्चे 2022 के लिए दे रहे हैं तो ध्यान रखना उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन आता है। इन्फॉर्मेटिव मैं बता रहा हूँ आपको हर एक चीज कि इसका रीजंस आपको पता चले। ठीक है ना, तो एक एक चीज का मैं रीजन बता रहा हूँ तो आप तो थोड़ा देखिए। ठीक है, आंसर तो आपको सीधा सा बात है बीटा ही होगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो रिलेटिव नेचर का है, बताओ न्यूट्रॉन कितना है इसमें? न्यूट्रॉन N/P, न्यूट्रॉन कितना है इसमें? 3 - 1 2। चलिए फटाफट
प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो 1, तो बताइए इसका n/p रेशियो कितना हो गया, n/p रेशियो इसका 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए 1.5 से ज्यादा है, जब आपका 1.5 से ज्यादा होगा तो आपको खुद पता है ये हाईली अनस्टेबल होगा, रेडिएक्टिव नेचर का है, पहले इंफॉर्मेशन दे ही चुका है। तो अभी कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको स्टेबल बनाना है, तभी तो वो रेडिएट कर रहा है। तो कौन सा पार्टिकल रेडिएट कर रहा है, जब n/p का रेशियो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोटॉन को, मतलब n/p का रेशियो 2 है तो उसको, इस रेशियो को कम करना है स्टेबल करने के लिए, और तभी तो एनर्जी रेडिएट होगा, एनर्जी रेडिएट होगा तभी तो वो स्टेबल की तरफ टेंड करेगा। तो 2 को क्या करना है, 1 की तरफ लेकर जाना है। वो कब होगा, जब इस वैल्यू को, n/p का वैल्यू को कम करना है, तो p को बढ़ाना होगा। मतलब आपको क्या करना है, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज करना है, मतलब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज करना है। न्यूट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है, प्रोटॉन का वैल्यू कम है, तो न्यूट्रॉन को जब प्रोटॉन में चेंज करेंगे तभी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन का सिंबल आपको पता है ना, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है बताइए, हाँ 0 1, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है 0 1, ठीक है, चार्ज 0 1 मास, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 0 1, और यहाँ पर आपको प्रोटॉन को चेंज करना है, तो प्रोटॉन तो 1 1 होता है। तो अब एक काम करना है कि न्यूट्रॉन को जब प्रोटॉन में चेंज करेगा तो उसको बैलेंस करिए। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 कैसे आया, तो मतलब यहाँ कोई ऐसा चीज होगा जो -1 होगा, तो -1 एंड +1 मिलकर क्या होगा 0 आ रहा है, ठीक है। और ये 1 1, ये 1 1, तो ये क्या 0। तो बताइए ये क्या निकला, यही तो है मेरा बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ध्यान से देखिए, तो न्यूट्रॉन को जब आप प्रोटॉन में चेंज करेंगे तो वहां से क्या निकल रहा है, बीटा पार्टिकल निकल रहा है। इसीलिए तो अपने आप को स्टेबल करना है ना, कोई भी चीज एलिमेंट अपने आप को स्टेबल क्यों करता है, कैसे करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो आपको न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में चेंज करना होगा। इससे पता चल रहा है आपका क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल रेडिएट कर रहा है। जब आपका बीटा पार्टिकल रेडिएट कर रहा है तो सीधा सा बात है, ट्रिटियम क्या होगा, ट्रिटियम बीटा पार्टिकल को रेडिएट करेगा, सीधा इमिट करेगा। समझ में आया, बहुत ही इजी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और बात करते हैं 58 पे ध्यान समझना क्या बोला गया है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन इज पेंटूइन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। अब एक बात बताओ, आपसे 58 में ये पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। पहले काम करते हैं, पेंटेन, पेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन बना दीजिए, ठीक है, 2 ब्रोमो, तो यहां से अगर 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो लगा दीजिए, 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। 2 ब्रोमो पेंटेन से आपको बनाना है, ठीक है, मैं यहां से हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, आपको नॉर्मल समझिए, पेंटूइन, पेंटूइन, देखिए पेंटूइन, मतलब ब्रोमीन तो यहां से निकल रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हो आप, और यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो आप। अगर यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो यहां पर क्या बना, पेंटूइन बना, 1 2 3, तो ये आपका पेंटूइन बना। तो कहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये देखिए अल्कीन है ना, देखिए ये अल्कीन, 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर यहां से बनेगा तो क्या, कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, यहां ये वाला बनेगा। तो ये अल्कीन में अगर तुम देखोगे, ये अल्कीन में कितने ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, और ये अल्कीन में अगर तुम देखोगे तो कितने ब्रांच है, 1 ब्रांच एंड 2 ब्रांच, 2 ब्रांच है। तो अगर 2 ब्रांच नजर आ रहा है तो सेडजिफ क्या कहता है, सेडजिफ तो यही कहता है कि एक ऐसा अल्कीन का फॉर्मेशन करो जो आपका क्या हो, मोर ब्रांचेस सिस्टम अल्कीन का फॉर्मेशन हो, मोर ब्रांचेस वाला। और ये क्या है, हॉफमैन क्या कहता है, हॉफमैन तो बोलता है हमको लेस ब्रांचेस वाला चाहिए। तो फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा है कहाँ, यहाँ पर 2 ब्रोमो पेंटेन से पेंटूइन बन रहा है, मतलब आपको मोर ब्रांचेस वाला अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कौन बताएगा भाई, कौन बता रहा है, ये यहाँ पे बताओ, हकलसुल, हकलसुल कहाँ से, एरोमेटिसिटी कोई कंडीशन ही नहीं है ना। सेडजेफ रूल, यस सेडजेफ रूल, आंसर क्या होगा 2। हुंसुल कहाँ से चले गए भाई, क्वांटम में, है ना। हॉफमैन रूल, हॉफमैन तो ये वाला बनता है, ठीक, ये बनाया, अगर ये बनाता तो हॉफमैन राइट होता। समझ रहे हो क्या बात मैं बोल रहा हूँ। तो 58 का आपका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 59 में क्या बोला है, BF3 इज द प्लेनर, ठीक है, क्या बोला है, BF3 इज द प्लेनर, प्लेनर है, ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, राइट, आप तो जानते ही हो BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होता है उसका। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली आर, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको पता है BF3 इज द प्लेनर, BF और ये F, BF3 इज द प्लेनर। जब अगर प्लेनर है तो आपको बताओ इसका सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो सीधा सा बात है 3 सिग्मा बॉन्ड, तो S और P2, तो ध्यान रखना इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2
हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तीसरा अगर बात क्वेश्चन दूसरा अगर बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। जब आपका 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या बोलूंगा, sp2n6 sp2 मतलब आंसर क्या होगा 4, 59 का 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी मुझे अच्छा लगा। ठीक है, 60 व्हाट इज द आईपीएक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, यहां पर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बोल दिया एसीटोन। चलिए एसीटोन बना लेते हैं पहले। ये आपका एसीटोन है और इस एसीटोन में आपको क्या डाला, पहला डाला C2H5 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड ड्राई ईथर। ठीक है, चलिए डालते हैं, इसमें डालते हैं C2H5Mg क्या Br, मिथाइल मैग्नीशियम सॉरी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप डाल रहे हो तो पहले एक बात बताओ, आपको यहाँ पर ड्राई ईथर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोनाइल के साथ रिएक्शंस कैसा होता है, बहुत इजी। क्या बताओ, डायरेक्ट एडिशंस कराओ कार्बोनाइल पर, ये बॉन्ड तोड़ो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हुआ, नेगेटिव वाला पार्ट जो है इधर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट इधर अटैक करेगा और बनाएगा क्या, CH3COMgBr, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये नीचे होगा C2H5 और यहाँ पर आपका CH3। यहाँ तो आपको क्लियर हुआ ही होगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है, आपको सेकेंड में वाटर डाल दिया है, कुछ नहीं, वाटर H+ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया है। जब आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नॉर्मल सा इसको हटाना है, OH हाइड्रोजन को जाके वहाँ पर लगा देना है। तो क्या बनेगा बता, तो CH3COH और यहाँ भी क्या है CH3 और यहाँ आपका इथाइल है ना, तो मैं ओपन करके लिखता हूँ जो आपको समझ में आए। अब बच्चे क्या करते हैं, ब्रांच पहले पैरेंट चेन देखो, पैरेंट चेन क्या हो 1 2 3 4 4 वाला पैरेंट चेन होगा। ठीक है, तो पैरेंट चेन मैं ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, तो 1 नंबरिंग यहाँ से करना है 2 3 4 1 2 3, यहाँ 3 पर मिल रहा है, यहाँ पर क्या 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, 2 पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ना। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, तो लिखते हैं 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटानोल। ठीक है, ब्यूटानोल, ठीक क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटानोल या ब्यूटेन-टू-ओल भी बोल सकते हो। ठीक है, ब्यूटेन-टू-ओल। ओके, तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन-टू-ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन-टू-ओल, आंसर क्या होगा 1। बहुत इजी है। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, अगर आपको मैकेनिज्म सीख गए ना तो मैक्सिमम क्वेश्चंस का आप आंसर निकाल सकते हो। मैक्सिमम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप लोगों को आर एस सर तो बहुत अच्छे से मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोल रहा बार बार बताता हूँ, मैकेनिज्म को बार बार देखिए। ठीक है, समझिए, एक बार गलती होगा 10 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बार आप सीख जाएंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 61 क्या बोला है, द आरबीसी डिफिशिएंसी, द डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन B1। तो ये तो आपको पता है, विटामिन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आरबीसी का डिफिशिएंसी जो किसकी वजह से होता है, विटामिन B12। ये डायरेक्ट लर्न क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़े होंगे तो आप जरूर इसका आंसर सही भी किए होंगे, राइट। तो चलिए 61 का 2 विटामिन B12 की वजह से आरबीसी का डिफिशिएंसी होता है, तो ये बात आपको शायद पता होगा। 62 में क्या बोला है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द NaCl HCl CH3COONA at infinite dilution are 126.45 and 426.16 and 91.0 दिया हुआ है आपको मोल पर मोल रिस्पेक्टिवली। The molar conductance of the CH3COOH at infinite dilution is, choose the right option for your answer, right। तो ये आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या क्या बोल दिया है आपको, इसका सबका इन्फिनाइट डाइल्यूशंस का वैल्यू आपको दे चुका है। लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा HCl इन्फिनाइट डाइल्यूशन माइनस लैम्डा इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, जाओ इसको पुट करेंगे तो लैम्डा CH3 कितना दिया हुआ है, बताओ कितना दिया हुआ है 91.0 प्लस HCl कितना दिया हुआ है, HCl का आपको दिया हुआ है 426.16 माइनस NaCl कितना दिया है, NaCl का दिया 126.45, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट अगर देखिएगा तो आंसर क्या आएगा, सॉल्व करिए इसको जल्दी से। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए तो आएगा आपका
319.71। क्या आएगा आपका आंसर? 390.71। वेरी इजी क्वेश्चंस था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन तो आपको थोड़ा करना ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको करना ही होगा। चलिए 63 में क्या बोला है? इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बताइए। पहले बोला है एक्टिनाइड्स आर द हाईली रिएक्टिव। एक्टिनाइड्स बोला है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालने बोला है। तो ध्यान रखना, कभी भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से एक ही बार पढ़िएगा, बार बार रिपीट, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, इससे टाइम किलिंग होता है। आपको क्या करना है? अच्छे से एक बार पढ़िए, ठीक है, आराम से पढ़िए। द एक्टिनाइड्स आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एक्टिनाइड्स आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, स्पेशली व्हेन द फाइनली डिवाइडेड, राइट। सीधा सा बात है, जब एक्टिनाइड्स को क्या करते हैं, जब आप फाइनली उसको डिवाइडेड करते हैं तो क्या होता है, उसके सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर जाते हैं। जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर जाते हैं तो आपको पता है कि रिएक्शंस क्या होगा, रेट बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो इसी हाईली रिएक्टिव नेचर का है, राइट। दूसरा क्या बोला है, ये राइट ऑप्शन है। एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट टू द एलिमेंट देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सीधा सा बात है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस में अगर बात करते हैं तो 5F होते हैं, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होते हैं? 5F होते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस आपको क्या होता है? 4F होते हैं। ध्यान देखना, 4F सबसेल में होता है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द 4F सबसेल एंड एक्टिनाइड सबसेल, एक्टिनाइड्स में क्या होता है आपका 5F सबसेल के वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है बाबू, ध्यान से समझिएगा कि 5F एंड 4F, ठीक है, F सबसेल लार्ज डिफ्यूज होता है, ये तो आपको पता ही है, मगर 4 एंड 5 में कौन बड़ा है? 4 एंड 5 में तो 5F बड़ा है ना, तो 5F तो और भी डिफ्यूज होगा। तो सबसेल अगर जितना बड़ा होता है तो और भी डिफ्यूज होगा, तो डिफ्यूज ज्यादा है कौन? 5F। तो 5F ज्यादा डिफ्यूज होगा तो न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा? एक्टिनाइड सीरीज का क्या होगा? बहुत ही ज्यादा से बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड सीरीज के वजह से। इसलिए ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज जेडेफिटिक वैल्यू एक्टिनाइड सीरीज का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैंथेनाइड, इसलिए कॉन्ट्रैक्शंस आपका एक्टिनाइड्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैंथेनाइड सीरीज से, राइट। तो क्लियर है? तो चलो सेकंड नंबर भी आपको ये क्लियर है, हर एक की रीजन मैं दे रहा हूं, आप तो समझना है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। यस 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 यस, यही आपका गलत स्टेटमेंट है जो आपसे पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे ही पूछा है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आर द कलरलेस सॉलिड स्टेट। हाँ, सॉलिड स्टेट में बोल दो या पेपर स्टेट में बोल दो या लिक्विड स्टेट में बोल दो, ध्यान रखना है मेरे पास ट्राइवेलेंट, ठीक है। मान लो कोई लैंथेनाइड सीरीज में लिख रहा हूं, लैंथेनाइड प्लस 3, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये लैंथेनाइड का लिथियम, ये जो क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कलरलेस होता है। मगर मोस्ट ऑफ द जितने सारे लैंथेनाइड के होते हैं, मोस्ट केस जितने सारे लैंथेनाइड सीरीज के होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे क्या होते हैं पता है? वो आपका, ये बोल रहा है आपका कलरलेस होता है, मगर नहीं, कलर होता है। ये जो देख रहे हो लैंथेनम प्लस 3 जो तुम देख रहे हो, ये आपका क्या होता है? ध्यान समझना, ये कलरलेस होता है, ठीक है। आ जाइए, ओके। तो एक और आपका एलिमेंट है ल्यूटेशियम प्लस 3, ये सारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं ड्यू टू, बोल सकते हो, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ध्यान रखना वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है? ये प्लस 3, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, कलरलेस है ड्यू टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स, राइट। क्लियर? ओके, तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, आंसर क्या होगा? 3 होगा। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। ये बोल रहा है कलरलेस है, बट एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट है प्लस 3 स्टेट में आपका क्या होता है? कलर्ड होते हैं। बट क्या है मेरे पास, लैंथेनम प्लस 3 ल्यूटेशियम प्लस 3 क्या होता है? ये आपका क्या होता है? कलरलेस होता है ड्यू टू द वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। क्लियर? अच्छा, 64 क्या बोला है? ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट 1 क्या बोला है? ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है भैया, इसको तो आपको अच्छे से करना ही होगा। क्या बोला है? स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर गिवन एज, अच्छा स्ट्रेंथ बोल दिया है, ओके, HF, HCl, HBr, HI। यस, ये तो बात सही है, आयोडीन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो बहुत ही स्ट्रेंथ आपका, स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ द, अच्छा स्ट्रेंथ बोल रहा है ना, ओके। यहां पर एक क्वेश्चन मिस्टेक है, एसिड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपका क्वेश्चन जो है एसिड स्ट्रेंथ है,
स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज, ये आपको जो ऑर्डर दिया हुआ है एसिड स्ट्रेंथ का दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना। तो सही से बात है, जितना बॉन्ड वीक होगा उसका क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ। आपको पता है HI बहुत ही अच्छा एसिड है, HF क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन को जल्दी लीव करने नहीं देता, तो इसलिए ध्यान रखना HF क्या है मेरे पास, वीक एसिड है। तो उसके कंपैरिजन में, तो जैसे जैसे तुम अलोंग द डाउन द ग्रुप जा रहे हो, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होता है, एसिड का स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है। और आपको मैंने बताया भी था आयोडीन क्या होता है, साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका जो एनायन बनता है वो काफी स्टेबल होता है। तो जितना स्टेबल एनायन होता है वही क्या होता है आपका एक अच्छा एसिड कहलाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr, HI decreases, yes, and so the acid strength increases. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below, right। तो सीधा बात है, हमको तो स्टेटमेंट 1 भी सही लगा, स्टेटमेंट 2 भी सही लगा, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, चलो ये नहीं होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, राइट। तो ये आपको दोनों क्या होगा, सही होगा। तो आपका 64 का आपका क्या होगा, सेकेंड होगा, ठीक है। 65 भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, आईपिक नेम है, बहुत ही इजी है, सारे बच्चे लोग किए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोला द करेंट स्ट्रक्चर ऑफ द 2,6 डाईमिथाइल डेक्फोरीन, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा हो ना तो सारे को नेमिंग करने का दरकार नहीं है, जो बोला है उसके बेसिस पर आप बना दो। पहले बनाओ, क्या बनाया, पहले बताओ, पहले बताओ डेक का मतलब होता है 10, तो 10 बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेक हो गया। अब देखो डेक तो हो गया, अब आपको बोला 4 पर इन है, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर लीजिए। चलिए वहां से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 पर क्या है, इन है, 4 पर इन मतलब 4 पर इन, यहां से आपका ये बना होगा अल्कीन, ओके। अच्छा अब देखो 2,6 डाईमिथाइल, 2,6 यहां भी आपको क्या है, 2 पर मिथाइल है, ठीक है, और मेरे पास 6 पर, 6 कहाँ है, यहाँ पर भी क्या मिथाइल है, तो 2,6 देखिए कौन सा स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, देखिए यस 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 यस, यही आंसर 2 है ना, क्लियर है। तो बहुत इजी है, एकदम सेम आपको मिल गया। 66 क्या बोला है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द CX बॉन्ड, तो ये भी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो बताइए करेक्ट स्टेटमेंट एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा बॉन्ड एंथैल्पी उतना कम, एंथैल्पी मींस फॉर एनर्जी, तो बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगा। तो फिलहाल अगर आपको देखेंगे, मैं आपको तो बताता हूँ, जानता ही बताया भी था क्लासेस में, ठीक है, फ्लोरीन CH3 ब्रोमीन, ठीक है, CH3 क्लोरीन और CH3 आयोडीन। अब आप ही बताइए ना, ये तो सारा तो कॉमन है, ठीक है, इसका साइज बहुत ही बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ, आयोडीन का साइज ज्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा। तो फ्लोरीन बॉन्ड क्या बोला, बॉन्ड एंथैल्पी बोला है, तो बताओ इसका अगर मान लो बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज्यादा है तो एंथैल्पी कम होगा, तो मतलब CH3 और इसका ज्यादा होगा, इसका सबसे कम, इसका ज्यादा, तो इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो CH3F का सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Br, फिर आयोडीन, मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ठीक है 3 होगा, क्लियर है। 66 का 3, फ्लोरीन का ज्यादा होगा स्ट्रेंथ, फिर क्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का ज्यादा होगा, फिर आयोडीन का ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपको एंथैल्पी पूछा है, बॉन्ड लेंथ नहीं पूछा है, बॉन्ड लेंथ पूछता तो ठीक उल्टा हो जाता है कि नहीं, क्लियर। चलिए 67 में आपको क्या बोला है कि ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल द रेडियो ए इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज दिया हुआ आपको, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, पूछा है आपसे, वेवलेंथ पूछ लिया है, तो आपसे ये वेवलेंथ पूछ दिया है, ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 1368 किलोहर्ट्ज, ठीक है, और सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸, बस कुछ नहीं है, आपको एकदम आराम से करना है। C = फ्रीक्वेंसी लैम्डा, मैंने आपको बताया भी था, बहुत ही, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। लैम्डा पूछा तो लैम्डा = क्या होगा, C बाय में फ्रीक्वेंसी, C है 3 × 10⁸, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 1368 × 10⁸,
10⁻³ है ना, किलो हर्ट्ज है ना, मैं इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। ओके अच्छा, इसको अगर मैं करूँ 3 × 10⁸ और इसको कर लूँ पॉइंट में हटा दूँ यहाँ से, तो ये 6 हो जाएगा ना, तो इंटू 10⁻6 -6 कर लेता हूँ और 1.368, तो ये हो गया 3 × 10⁻² बाय में 1.368। इसको करेंगे तो आपका डायरेक्ट आएगा 219.29, तो अप्रॉक्स हम क्या बोलेंगे 219.3, तो मतलब आंसर आपका 2 आएगा। क्या आएगा आंसर? देखो बहुत ही कैलकुलेशंस कितना आपका एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज है आपका है, देखिए क्लियर। 67 का आंसर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है, बहुत ही क्लोज है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बायो के स्टूडेंट्स जो कर रहे हो, बायो के स्टूडेंट्स जो मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनका थोड़ा मैथ थोड़ा सा वीक होता है, बट मेडिकल में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको भी सीखना होगा। कैलकुलेशन सीखेंगे, इसको कैलकुलेशन करिएगा 3.1.6 को करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 219.29, मतलब कि ये 2 बच्चे 290.2 आया था वहीं पर छोड़ देते, मतलब 2 और 3 में काफी क्लोज है ना। तो एग्जैक्ट आप करेंगे तो कितना आएगा? 219.3 मीटर। थोड़ा सा ये टफ था, ये क्वेश्चन आपके लिए टफ था, ठीक है। 68 क्या बोलेगा? 68 क्या बोल रहा है? द pKb ऑफ द डाइइथाइल एमीन एंड pKa ऑफ द एसिटिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। pKb डाइमिथाइल एमीन एंड pKa दे दिया, एसिटिक एसिड R दिया, ठीक है। चलो pKa दे दिया आपको, pK दे दिया आपको 4.77 और pKb दे दिया आपको कितना? 3.27, ठीक है। और टी टेम्परेचर पर करेंट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ द डाइमिथाइल अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशंस, मतलब इनको क्या कर दिया है? सॉल्यूशंस बना दिया है और सॉल्यूशन डायरेक्ट पूछ लिया है ना। तो ये किसका बन रहा है? ये किसका बन रहा है? देखिए वीक एसिड और वीक बेस का बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, मैंने आपको बताया था वीक एसिड एंड वीक बेस का एक फॉर्मूला था, क्या था? पीएच निकालने का था 7 पॉजिटिव हाफ pKa माइनस pKb। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको में भी कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। pKa दे दिया है 4.77 और pKb दे दिया है 3.27। इसको जब सॉल्व करेंगे 7.5 और ये आ जाएगा 770, ठीक है, ये 5.1 तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे 7.5 इंटू 3/2 लिख सकता हूँ मैं, तो 7 + 3/4, ठीक है। 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3/4 हो जाएगा 28.3/4, मतलब हो गया यहाँ से 31/4। 31/4 करेंगे तो आएगा 7.75, मतलब आपका आंसर है 4। इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे 7.75 आएगा, राइट। 68 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें आपका कैलकुलेशंस था, ठीक है। 31/4 कितना आएगा आपका? 7.75, ठीक है। अब देखिए 69 होगा ना, 68 हो गया 69 में ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बच्चे बहुत सारे फंसे होंगे यहाँ पर, मगर कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छे अप्लाई किए होंगे। यहाँ पर देखो क्या किया गया है, यहाँ पर पूछा क्या है? द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे दिया इन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, और साथ ही साथ 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ओके, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, मतलब वाटर सबका कंटेंट सेम रखा है, ठीक है, अमाउंट कितना डाला है वो भी सेम रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। पाई इज इक्वल टू क्या होता है? I × CRT, ये होता है ना वेंडर फैक्टर। सब तो देखो, सब तो क्या है? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज और यहाँ पर आपका यूरिया, सब के लिए I का वैल्यू कितना है? 1। ये तो डिसोसिएट होता नहीं, वेंडर फैक्टर तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के लिए होता है, तो सबका I का वैल्यू 1 है, तो पाई, ठीक है, इज इक्वल टू C क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम, RT, वॉल्यूम भी सेम है, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा? वेट बाय में, मोल्स को तोड़ लो, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इंटू R इंटू T। तो देखो टेम्परेचर सबके लिए सेम है, कितना दे दिया टेम्परेचर? टेम्परेचर कितना दिया है? चलो सेम ही दिया है, इसमें कोई बताया नहीं है, सेम टेम्परेचर। R भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम हो गया, वेट भी सेम है, तो कैसा रिलेशन हो गया? पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट आपको करना है, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो आपको पता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका पाई का वैल्यू कम होगा। तो कुछ क्वेश्चन को कुछ देखते हैं, आपको पता है सुक्रोज सबसे हैवी मास वाला है, तो मास अगर कम होगा तो पाई का वैल्यू सबसे कम होगा, तो सुक्रोज का कम होगा, तो सुक्रोज का प्रेशर दिया है कितना P3, मतलब आपका P3 जो होगा, सॉरी मैं B3 लिख दिया, ओके चलिए आइए, P3 जो देख रहे हो सबसे कम होगा। अब बताओ आपको ग्लूकोज का 180, यूरिया तो आपको पता है 60, तो बताइए ग्लूकोज का अगर बात करते हैं, ग्लूकोज का 180 एंड 60 मोल का मास उसका ज्यादा है तो उसका फिर कम होगा, तो मतलब आपका P2 इसके बाद P1 क्या है आपका यूरिया, P1 आपका क्या है यूरिया, नहीं, यूरिया सेकेंड है, यूरिया आपका सेकेंड है, ठीक है, यूरिया आपका सेकेंड है, ओके, मतलब यूरिया का क्या होगा सेकेंड P2 यहां दिया हुआ है, P2 का सबसे ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर उसके बाद P1, राइट, क्योंकि आपका ये बात पता है आपको क्या, P2 जो है वो किसका, यूरिया का मास क्या है कम, 60 कम है ना, तो कम मास होगा तो पाई का वैल्यू ज्यादा होगा, तो पाई का वैल्यू ज्यादा है। फिर देखो तो मेरा मास किसका ज्यादा है सबसे, सुक्रोज, फिर ग्लूकोज और फिर उसके बाद यूरिया, मतलब P2 आपका सबसे ज्यादा होगा प्रेशर, फिर P1 फिर P3, देखो P2 सबसे ज्यादा, फिर P1 P3, मतलब ऑप्शन 2, ठीक है, बहुत ईजी है। 70 the correct options for the number of the body center unit cell in the all the 14 types of Bravais lattice unit cell। ध्यान से समझना, ये हर साल यहाँ से एक ब्रेवियस लैटिस से क्वेश्चंस आया है और बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, एक बात पर फोकस नहीं करते, बस देखते हैं 14 ब्रेवियस लैटिस टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस देख लेते हैं, ठीक है, सब कुछ देख लेते हैं, बट एक्चुअली कौन कौन सा पैकिंग कैसा होता है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हो तो देखो सिंपल है, फेस क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्यूबिक में आपका सिंपल भी होता है, फेस सेंटर भी होता है, बॉडी सेंटर भी होता है, देखो फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर, ठीक है, तो बॉडी सेंटर यहाँ पर एक मिला, क्यूबिक कितना पैकिंग, क्यूबिक है, मोनोक्लिनिक है, देखो क्यूबिक है, मोनोक्लिनिक है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल है, राइट, उसका टेट्रागोनल है और लास्ट में आपका हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक, 1 2 3 4 5 6 7 पैकिंग टाइप का पैकिंग होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर में कौन कौन से फेस है, कौन कौन सा बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है, आप जैसे भी इसको याद कर जाओ, ठीक है। क्यूबिक के अंदर में देखो मैं एक बॉडी मिला, मोनोक्लिनिक के अंदर में कोई बॉडी नहीं है, सिंपल होता है और एंड फेस सेंटर होता है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में अगर आ जाओ तो यहाँ पर देखो बॉडी सेंटर एक मिला है, ये 4 टाइप का अरेंजमेंट करता है। रोम्बोहेड्रल में कुछ नहीं है, ठीक है, देखो टेट्रागोनल में मेरा एक बॉडी सेंटर यहाँ मिला, इन सब में नहीं है, तो बताओ कितने मिला, 1 2 3, तो बताइए बॉडी सेंटर कितने मिल रहे हैं आपको, तो बॉडी सेंटर आपको ध्यान रखना है किसमें, 14 बेबी टाइप ऑफ लैटिस में आपको 3 मिल रहा है। तो बहुत से बच्चे 7 मार के आए थे, गलती कर दिए थे, ये आंसर आपका कितना होगा, 3 होगा, राइट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन ब्लास्ट फर्नेस, हाँ बहुत से बच्चे जब ये बात पढ़ते हैं ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, आयरन के मेटलर्जी जब पढ़ते हैं तो वहां से उसको प्रीफाई करते हैं, तो उस ब्लास्ट फर्नेस में जो चेंबर होता है, उस चेंबर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ध्यान में टेम्पर का अलग अलग जोन होता है, उस जोन के एज डिफाइनिंग जोन होता है, ठीक है, कंबंसन जोन होता है ना, बहुत सारे जोन होते हैं। उन जोन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखो डायरेक्ट एनटीआरसी पिक्चर से आ गया है, और इस पिक्चर में ध्यान से समझना, देखो सबसे मैक्सिमम अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो टेम्परेचर का रेंज आपको दिया हुआ है, तो मिनिमम भी पूछ सकता है। अब इस बार तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से आपको टेम्परेचर पूछ लिया है, टेम्परेचर ऐसे नहीं पूछता था, बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देते थे, बोलते बस जोन है, टेम्परेचर याद नहीं करने दरकार नहीं है, बट एक्चुअली आपको थोड़ा सा हिंट्स तो लिखना होगा। यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर आपको 1070 है, और यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा कितना है, 2170 है, 2117 केल्विन, अप्रॉक्स हम 200 बोल सकते हैं, 2200 बोल सकते हैं, तो 2200 अप टू हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 71 का मैक्सिमम टेम्परेचर आपसे पूछा है, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका अप टू कितना होगा, 2200, राइट, और कम से कम होगा तो 1070। तो ये आपको ध्यान समझना है, ध्यान से समझना है बाबू, ध्यान समझो क्या बोला गया है, ठीक है ना। तो कभी भी हम लोग इसको फोकस नहीं करते थे, मगर अब हम लोग यहाँ से इसको फोकस करेंगे कि हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का नेक्स्ट 2022 के लिए हो सकता है, राइट। तो ध्यान रखना, मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ कि हो सकता है कि हो नहीं सकता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे बातों को आपको समझना है, न्यू बच्चे भी जो देख रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है, क्लियर। चलिए
तो 71 का 3 हो गया, राइट। 72 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन है, ग्राफिकल वहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शंस प्रोग्रेस का एक हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ग्राफ प्लॉट किए थे, एक्टिवेशन एनर्जी भी देखे थे वहां पर। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है, जितना डराया जा रहा है ग्राफ को देखकर नहीं डरना है, बहुत ही सिंपल। मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चंस किए होंगे। क्या बोला गया है, फॉर रिएक्शंस ए टू बी, कोई रिएक्शंस है ए से बी जा रहा है, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज, बोल दिया है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस 4.2 किलो जूल पर मोल। ओके, अब एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि माइनस 4.2 किलो जूल, डेल्टा इज नेगेटिव। बच्चे यहीं पर आप पॉइंट नोट करो, आगे पढ़ने का दरकार ही नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है क्या नहीं है, इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी 9.6 दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, अरे यार देखने का दरकार नहीं, आपको गुमराह किया जा रहा है। आप क्यों देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी को, जब बोल दिया डेल्टा इज नेगेटिव या कोई वैल्यू दिया ही नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी पर हम क्यों फोकस करेंगे, सीधा सा बात है। तो फाइनली क्या देख रहे हो, डेल्टा इज नेगेटिव, बताओ कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, यस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा तो आप खुद ही बताओ, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, इसका एनर्जी मान लो मेरे पास H2 है, इसका एनर्जी मान लो H1 है। देखो H2 माइनस H1 जो आपका आएगा, H2 माइनस H1 जो आएगा वो आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ध्यान से देखने वाला बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आपका ग्राफ ध्यान से समझो, रिएक्टेंट का ज्यादा प्रोडक्ट कम, आंसर आपका C आएगा, रिएक्टेंट का ज्यादा प्रोडक्ट कम। ये तो इक्वली कर दिया है, ये देखो ये एंडोथर्मिक के लिए है, पास में ये तो देखो, तो ये दोनों तो कर दो, खत्म, आंसर क्या होगा, आंसर 3 होगा। क्लियर, मजा आ रहा है क्वेश्चंस, मुझे तो बहुत मजा आया क्वेश्चंस करने में, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले, बहुत ही इजी भी क्वेश्चंस आए थे कुछ कुछ। तो मतलब 51 से लेकर 72 तक बहुत इजी क्वेश्चन मिला है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकली टाइप का मिला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। ओके, चलिए अब बात करते हैं 73 की। 73 में अगर ध्यान से देखिए क्या बोला है, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करेगा, नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, मेटामेरिज्म जो होता है एक ऐसा फंक्शन ग्रुप जो बीच में लाई करता है, जैसे ईथर हो गया, है ना, क्लियर, CO बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इन सारे के बीच में अगर बात करते हैं तो मेटामेरिज्म शो कर सकता है, मगर उन फंक्शन ग्रुप के बगल में दो डिफरेंट चेन प्रोड्यूस होने वाला सिस्टम होना चाहिए, दो डिफरेंट, एक बार कुछ रख दो एक बार चेंज कर दो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, 1 नंबर जो आपको दिया हुआ है C4H10O, C4H10O, C4H10, C4, चलो C4 मैं बना देता हूं, C4 है देखो, C4H10O, O तो हो गया, हम H दे देते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3, 3 3 6 4 10। मतलब इस साइड में अगर तुम अच्छे से देखोगे, यहां से देखो, ये ऑक्सीजन है, इनके बगल में एक मिथाइल है और इसके बगल में एक प्रोपाइल है, एक सिस्टम हुआ। अब दूसरा करके देखते हैं, अगर दूसरा पॉसिबल है तो क्या हुआ, मेटामेरिज्म शो करेगा। तो इन साइड चेन को देखो, यहां पे साइड चेन को चेंज कर दे रहे हैं, तो ऐसा भी बना सकते हैं क्या, C, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। देखो यहां पर चेंज हो गया ना, देखो अभी भी 4 कार्बन है, मगर यहां मिथाइल था, मिथाइल हो गया, चेंज हो गया। तो ये एक दूसरे का क्या मेटामेर है। और भी कुछ हो सकता है सर, हाँ और भी में हो सकता है सर, मैं यहां पर ऐसे ही बना सकता हूं, ऐसे बनाता हूं, रुको, ठीक है। देखो यहां पे फिर चेन चेंज कर दिया, यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां प्रोपाइल है, यहां आइसोप्रोपाइल है, यहां आपका आइसोप्रोपाइल है। तो तीनों आपस में देखोगे एक मेटामेर है, तीनों क्या है, मेटामेर है, और इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। तो C4H10O आपका मेटामेर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। C5H12 अल्केन तो कभी नहीं कर सकता,
C3H8O, 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 चलो इसको भी देख लेते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा आइडिया बन जाएगा। C3H8 तो हाइड्रोजन दे दो 3 और ये 6 8। और क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हो इसमें, कुछ इसमें पॉसिबल कर सकते हो क्या, ब्रांच में कोई चेंज कर सकते हो। कार्बन 3 है, फिर यहां से यहां लेके आओगे तो ये तो वही हो गया ना, इसलिए ये भी मेटामेट शो नहीं करेगा। C3H6O, तो C3H6O आपका एसीटोन है और इस CO के बगल में एक ही मिथाइल और एक ही मिथाइल हो सकता है। अब तो कार्बन 4 तो 5 तो थोड़ी ना जो मैं ब्रांच चेंज करूंगा, तो ये भी आपका मेटामेट शो नहीं कर रहा। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन क्या होगा, 73 का 1 होगा, जो कि आपका C4H10O होगा। देखो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, फटाफट सॉल्व नहीं करा रहा हूं, हर एक चीज के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको देख लो। 73 74 आ गया भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते क्या बोला गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इज, ये दे दिया है HBr, हाँ सर HBr तो याद आ रहा है सर, और साथ ही साथ C6H5CO, ओके C6H5CO डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई ये जो देख रहे हो ना, ये आपका बेंजीन पेरोक्साइड है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पेरोक्साइड लिंकेज है, और आपको पता है पेरोक्साइड ये क्या है, आपका पेरोक्साइड लिंकेज है। और ये पेरोक्साइड लिंकेज जो आप देख रहे हो, ये एक मेरा आपको मैंने बताया था HBr को जब पेरोक्साइड लिंकेज के, ये पेरोक्साइड लिंकेज के बेसिस पर अगर तुम दोगे, ये आपका पेरोक्साइड है, तो पहले बताइए HBr ये भी डाल सकते थे, H2O2 भी डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरोक्साइड कौन सा रिएक्शन बताओ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। अगर ये आपको पेरोक्साइड नहीं देता तो नॉर्मल से आप मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन करके प्रोडक्ट को आंसर दे देते हैं, बट यहाँ पर आपसे पेरोक्साइड दे दिया है, रेडिकल फॉर्मेशन करता है, आपको पता है रेडिकल फॉर्मेशन में आपको क्या होता है ना। चलो तो ये आपको पढ़े हुए हो, ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर HBr है, तो इसका HBr का नेगेटिव पार्ट अगर बात करते हो तो ये तो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, है ना, राइट। ऐसे रेडिकल फॉर्मेशन होता है, मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है, H रेडिकल में होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपका H रेडिकल के फॉर्म में होगा, H रेडिकल Br रेडिकल के फॉर्म में, मैं समझा रहा हूँ। नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, यही तो आप सीखे हो। नेगेटिव पार्ट जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है मेरे पास ज्यादा है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था, कम था, यहाँ पर क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आपको ध्यान रखना है, Br जो तुम देख रहे हो नेगेटिव पार्ट या रेडिकल फॉर्मेशन के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जहां पर मेरे पास हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन इस अल्कीन में देखो, इस अल्कीन में देखो, ये हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो Br कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर, और हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर। तो देखो CH3 हो गया, और यहाँ CH2 Br, मतलब साइड में अटैच हुआ है, आंसर क्या होगा, सेकेंड, ठीक है, क्लियर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शंस, राइट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोल दिया आपको बोला है यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज करना है। और मेटल डिस्प्लेसमेंट, भाई साहब देख के आपको लग रहा है मेटल किस में डिस्प्लेस हो रहा है, रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्रोमियम, ध्यान से देखो, ऑप्शन देखो, क्रोमियम अल्युमिनियम इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये रिएक्शन आपको क्या होगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा। ऑप्शन सी 75 का सी, तो देखने वाली बात। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हर एक ऑप्शंस को देखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर सरसरी देख रहे, अगर आपको आंसर मिल गया, 4 ऑप्शन का रीजन को छोड़ दो, ठीक है, आप जैसे टिक मार दो, ठीक है, ये भी एक ट्रिक होता है आंसर फाइंड करने का, क्लियर। आ जाओ, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। पहला बोला है स्टेटमेंट 1, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लासेस ऑफ नार्कोटिक एनालिसिस, एंड स्टेटमेंट 2 बोला है मॉर्फिन एंड हीरोइन आर द नॉन क्या बोला है, नार्कोटिक एनालिसिस। अच्छा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये बात बताओ कि नार्कोटिक का नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या होता है। नार्कोटिक का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, नशीला चीज, नशीली, ठीक है, नशीली चीज। तो पहले बताओ, आपको पता है ना मॉर्फिन एंड हीरोइन जो है वो क्या है, एक तरह का एक आपका नशीला पदार्थ है ना, मटेरियल्स है।
ठीक, कंपाउंड्स है। और एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या है? क्या ये नार्कोटिक है? नहीं। तो आपको पहले बोल दिया है एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल जो आप देख रहे हो वो क्या है? नार्कोटिक है? नहीं, गलत स्टेटमेंट है। और वही अगर मॉर्फिन एंड हेरोइन बोल दिया वो क्या नॉन नार्कोटिक एनालिसिस है, तो राइट, तो ये बोल क्या ये गया? नहीं, ये तो मॉर्फिन एंड हेरोइन जो है वो क्या है मेरे पास, ये क्या आपका, ये आपका नार्कोटिक सिस्टम है, तो ये नॉन बोला है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द ट्रू, नो, फॉल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। 76 का आपके क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 77, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट जो आप देख रहे हो EDTA, आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मैंने पढ़ाया भी था कि EDTA जो होता है वो कैसा होता है? बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, यूनिडेंटेड, है ना। और है तो उसका लिंकेज कौन है? लिंकेज एटम कौन है? कौन लोन पेयर दे रहा है ना। तो ये आप जान रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना, यही है आपका क्या है? इथाइलिन EDTA। बट EDTA आपका क्या है? ये प्लस है और ये माइनस कर लो। ये आपका क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का एग्जांपल ये है। बट इसको H+ निकाल दोगे तो ये एसीटेट हो जाएगा, और जब ये एसीटेट हो जाएगा तो ये भी इसके पास लोन पेयर, ये भी डोनर करेगा, ये भी डोनर करेगा। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी डोनर करेगा, इसके पास लोन पेयर, ये भी डोनर करेगा। तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है? दे रहा है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो नाइट्रोजन भी देगा। तो देखो हेक्साडेंटेड है, 1 2 3 4 5 6, और 2 जो है वो आपका क्या है? नाइट्रोजन डोनर है। तो ऑप्शन चूज कर लीजिए। क्या बोला है? हेक्साडेंटेड लिगेंड विद द 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। ओके, और अगर आपको याद भी नहीं है अगर डोनर एटम, तो बोला है ट्राइडेंटेड लिगेंड। भाई साहब, ट्राइडेंटेड लिगेंड तो होता ही नहीं है। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड होता ही नहीं है, यूनिडेंटेड लिगेंड होता नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन तो मेरा सेकंड क्या हुआ? बचा हेक्साडेंटेड ही बचा, है कि नहीं। तो ऐसे भी ऑप्शन आप मार सकते हैं। यहां पर मैंने पूरा फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो आंसर आपका क्या होगा? 77 का 2, राइट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ध्यान सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? ओके, ये यहां पर बहुत सारे टीचर ने सॉल्व किया है और थोड़ा सा उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। विच वन ऑफ फॉलोइंग मेथड कैन बी मेथड यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल्स? आपको प्योर मेटल से क्या करना है? उसको बनाना है, प्योर मेटल के रूप में आपको क्या निकालना है। बट आपको बोल रहा है विच इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्रोमेटोग्राफी एंड सीधा सा बात है डिस्टिलेशन। तो ये आंसर आपका क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिलेशन। ये आपका डिस्टिलेशन। जोन रिफाइनिंग से क्या होता है? जोन रिफाइनिंग आप लोग वहां पर यूज करते हो, ध्यान से समझना। जोन रिफाइनिंग हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर इंप्योरिटीज जो होता है वो लिक्विड फॉर्म, क्योंकि जोन रिफाइनिंग में क्या होता है? घूमता है हाई स्पीड से, एक सर्कुलर डिस्क जो होता है वो घूमता है। ठीक है, एक मेटल जो इम्प्योर मेटल है वो घूमता है। घूमने से क्या होता है? वहां पर काफी हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है? वो जैसे से नीचे जाता है तो क्या होता है? वो हीट पोर्शन नीचे पहुंचता है। अब क्या होता है? अब मेटल के अंदर में प्योर है, इम्प्योर भी है। इम्प्योरिटीज क्या करते हैं? वो ज्यादा डिजोल्व होते हैं मोर हीटिंग की तरफ। तो जैसे से नीचे डिस्क नीचे जाते रहता है, डिस्प्लेस होता है, तो तुम देखोगे इम्प्योरिटीज भी क्या होता है? डिस्प्लेस होते जाता है और एक प्योर मेटल सॉलिड फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं एक बात करूं तो जोन रिफाइनिंग हम लोग जो यूज करते हैं वो मेरा क्या बोलते हो? जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन एंड गैलियम एंड इंडियम के लिए यूज किया जाता है। ओके, बट अगर हम बात करें ये तो हो ही नहीं सकता, चलो ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको पता ही है क्या प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कैथोड एनोड पर करते हैं और हम लोग एनोड पर हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट पाते हैं। कैथोड पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इम्प्योर मेटल को रखते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग पता है। और ध्यान रखना है, हम लोग डिस्टिलेशन जो प्रोसेस करते हैं, डिस्टिलेशन जो प्रोसेस आप कर रहे हो इज अ वेरी यूजफुल फॉर द लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स लाइक जिंक एंड मर्करी। ठीक है, मर्करी इम्प्योर मेटल इज द इवेपोरेट टू ऑब्टेन एज द प्योर मेटल इन डिस्टिलेट। मतलब एक कंटेनर आप रखते हो, इस कंटेनर में आप क्या करते हो? जो भी आपको लेना है, बस मान लो मैंने मर्करी और जिंक इनमें से किसी के लिए बात करते हो तो यहाँ पर क्या मर्करी यूज कर सकते हो। मर्करी अगर बात करते हो में इम्प्योर है, तुम थोड़ा सा हीट करोगे। और इस खास बात ये है, आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये बात है आपका, यहाँ पर आप जो देख रहे हो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस करा रहे हो, डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या होता है? आप थोड़ा सा हीट करोगे, हीट करने से आपको पता है मर्क्यूरी तो आपको लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, और क्या होता है? जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो इम्प्योरिटीज वेपराइज हो जाता है और नीचे लिक्विड फॉर्म में कौन बच जाता है? आपका मर्क्यूरी बच जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस जो कि आपको बोल दिया है हाईली प्योर मेटल एंड विच इज द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। आपको लिक्विड फाइंड करना है।
ठीक है, लिक्विड फाइंड करना, लिक्विड फॉर्म में आपको क्या होगा, मरकरी होगा। तो ध्यान रखना है आपको डिस्टिलेशन आपको टिक मारना है, क्योंकि ये आपके लिए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ गैलियम का एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एक यूनिक क्वालिटीज भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑफ द ऑल्दो द इज द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आपका सॉलिड होता है, मगर यहाँ पर आपको क्या बोला है, रूम टेम्परेचर आपको लिक्विड रखना है। ठीक है, तो अबाउट द 77 फ़ारेनहाइट एंड 22 सेल्सियस। ठीक है, इज द रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मुझे पता है कि बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्स 32 से 35 के बीच होता है। बॉडी टेम्परेचर पर जैसे हम लोग गैलियम को रखते हैं, तो गैलियम पाम पर रखते ही वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए तुम देख रहे हो मेल्ट करने का कितना है, उसका सॉलिड है 22। तो यहाँ पर ध्यान रखना है रूम टेम्परेचर अबाउट द 22 डिग्री से में पाम का टेम्परेचर कितना है, अप्रॉक्स 32। तो ध्यान रखना वो गर्म हो जाता है, वो जल्दी मेल्ट कर जाता है। ठीक है, मगर आपको सॉलिड स्टेट रूम टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे ये क्या करके आया है, उन्होंने बात किया है जोन रिफाइनिंग शायद करके आया है, वो लोग जोन रिफाइनिंग करके आए, मगर ये आपका ऑप्शन होगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको क्या मिलेगा, आपको ध्यान रखना है मरकरी जो मिलने वाला है वो आपको क्या मिलना है, लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला है और इम्प्यूरिटीज वेपराइज हो जाएगा। और आप गैलियम गलत ना करना, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जोन रिफाइनिंग से गैलियम को भी करते हैं, जोन रिफाइनिंग से, है ना। ओके, 79 में अगर मैं बात करूं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हाइजेनबर्ग रिएजेंट टू गिव द सॉलिड विच डिसॉल्व इन द अल्कली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये पूछ दिया है हाइजेनबर्ग रिएजेंट में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं अल्कली मेटल में, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपका देखिए नाइट्रोजन 3 कार्बन से मिला, मतलब 3 डिग्री अमीन है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये तो आपको नाइट्रो कंपाउंड ये छोड़ दो, ये तो करेगा ही नहीं। और ये जो देख रहे हो ये जो आपका देखो 2nd डिग्री है, ठीक है, और ये तो आप देख रहे हो ये मेरा 1 डिग्री है। ये हाइजेनबर्ग टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, एमीन के लिए होता है, राइट। अब इसको कैसे करना है, कौन कौन से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से सबसे पहले हाइजेनबर्ग रिएक्शन कौन देगा और सॉलिड स्टेट में वो डिसॉल्व हो जाएगा अल्कलीन मीडियम में। तो कैसे आपको फाइंड करना है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। ठीक है, ये बात तो आपको पढ़ना ही है। क्या पढ़ना है, द एमीन दैट रिएक्ट विद द हाइजेनबर्ग रिएजेंट टू गिव एंड द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, अल्कली में क्या करता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, आप जब भी प्राइमरी एमीन यूज कर रहे हो या सेकेंडरी एमीन यूज कर रहे हो या टर्सरी एमीन यूज कर रहे हो, तो सेकेंडरी एंड प्राइमरी में कौन सा इनसॉल्युबल बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, इसको ध्यान से पढ़ोगे क्या मैंने बोला है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, डायरेक्ट वहीं से उठाया है। द एमीन दैट रिएक्ट विद द हाइजेनबर्ग रिएजेंट टू गिव एंड द अल्कली सॉल्युबल इनसॉल्युबल, ठीक है, प्रोडक्ट, and the secondary amine react with the reagent of the Heisenberg form the product which is the insoluble in the alkali for the क्या बोला है, n-covalent diethylamine react with the Heisenberg reagent to produce n-covalent diethyl benzene। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए हाइजेनबर्ग टेस्ट लेके आया हूँ, और इस टेस्ट में आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये आपका प्राइमरी है, देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका प्राइमरी 1 डिग्री। अब प्राइमरी एमीन है, यही है आपका देखिए हाइजेनबर्ग रिएजेंट। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो आप देख रहे हो जब रिएक्ट कर रहा है तो फाइनली देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन से जुड़ जा रहा है, और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकल रहा है, और मतलब और यहाँ से आपका CN निकल रहा है। रिएजेंट कैसे ऐड किया होगा, पहले इसको समझिएगा। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर अटैक किया, इसके ऊपर ये बॉन्ड खुल गया। ठीक है, फिर जब ये अटैच हो गया, फिर ये बॉन्ड बनाया तो ये यहाँ से CL निकल गया। बहुत ईजी है ये मैकेनिज्म, शायद आप लोग किए भी होंगे। ठीक है, तो पहला अटैक हुआ, फिर ये बनाया, ये निकल गया, मगर नाइट्रोजन अभी प्लस फॉर्म है क्योंकि लोन पेयर दिया था। फिर ये क्या करेगा, H+ निकलेगा, ये Cl निकलेगा, तो ये बना लेगा HCl नॉर्मल सा। अब देखो नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास H है, इसका ये क्या होता है, इसका नेम क्या है, एन अल्काइल, एन पर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन, और इसको बोलते हैं सल्फोएमाइड मतलब, ठीक है, देखो NH2, देखो यहाँ पर अगर C लिख दो, CONH2 होता है ना, तो ये एमाइड टाइप का रिएक्शन है। ठीक है ना, ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, ये आपका लोन पेयर है, फाइनली क्या हुआ, ये आपका लोन पेयर है, ये अटैक किया इसके ऊपर में, ये खुल गया नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये फिर कम बैक आएगा, तो यहाँ से निकलेगा Cl- और यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से बॉन्ड हो नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से HCl आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन पास हाइड्रोजन है, जब आप बेस में रखोगे तो ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, नाइट्रोजन वाला जो हाइड्रोजन है ये काफ़ी एसिडिक होता है, और एसिडिक होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शंस होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये H प्लस होगा तो ये निकलेगा यहाँ से H प्लस, तो ये क्या होगा माइनस होगा, और ये देखो ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब ये अच्छा से क्या कर सकता है रेजोनेंस कर सकता है, इसके एनायन को क्या कर सकता है स्टेबलाइज कर सकता है। तो ध्यान देने वाला बात है, ये बेस के साथ क्या करता है, ये बेसिक मीडियम के साथ क्या करता है, ये जो देख रहे हो ये क्या करता है NaOH, मतलब ये H प्लस निकला और ये क्या OH माइनस एसिड बेस रिएक्शंस होता है, और ये क्या बनता है वाटर निकला और Na रिएक्ट करके यहाँ बना लिया, तो ये क्या हो गया, ये NaOH के साथ सॉल्युबल हो गया। तो आप क्या देखिए 1 डिग्री एमीन के साथ जब आप हेजनबर्ग टेस्ट दिए तो ये क्या हो गया, NaOH के साथ जैसे रखिए ये सॉल्ट बना लिया, सॉल्युबल है। ये बेस भी बेसिक मीडियम में रखने के बाद, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, टेस्ट है, आपको मैं टेस्ट करना सिखा दूंगा। पहले बताओ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, यस हाइड्रोजन है, ये बेस के साथ क्या करेगा सॉल्युबल हो जाएगा। याद करने का दरकार नहीं है, कंसेप्ट देखो। सेकेंडरी एमीन में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये पहले रिएक्ट किया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो ये देखो यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से Cl माइनस निकला, ये बन गया। ठीक है, देखो क्या नाइट्रोजन पास एक भी हाइड्रोजन है नहीं, जब बेसिक मीडियम में डालोगे तो इसका तो एसिडिक है ही नहीं, तो ये क्या होगा नो रिएक्शंस करेगा, मतलब ये बेसिक मीडियम में इनसॉल्युबल होगा। जब ये इनसॉल्युबल होगा तो फाइनली आप क्या बोलोगे सर यही तो आंसर है, यही तो क्वेश्चन पूछा है। Identify the compound that will react with the Heisenberg reagent to give the solid which dissolve in the alkali। आपसे पूछा है जो डिसॉल्व हो जाएगा, तो आप ही बताओ डिसॉल्व कौन हो रहा है 1 डिग्री, और 1 डिग्री एमीन के लिए अगर बात करते हैं तो आंसर मेरा होगा 4। 1 डिग्री एमीन डिसॉल्व होता है ना, 1 डिग्री होता है। सेकेंड डिग्री अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है अल्कली मेटल में वो होगा सेकेंड डिग्री, और टर्शियरी में तो रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 80, among the following alkali earth metals halide one which is the covalent and soluble in the organic solvent। तो ध्यान रखना है, आपसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने बोल दिया और बोल दिया वो कोवैलेंट नेचर है। भाई कोवैलेंट नेचर तभी तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रिएक्ट कर डिसॉल्व हो रहा है। चलो ठीक है, तो पहले बताओ अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या कर रहे हो आप लोग, हैलाइड यूज कर रहे हो। हैलाइड तो पहले BeCl2, कैल्शियम यूज कर, उससे पहले कौन आता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंडियम, है ना। तो यहाँ आ रहा है ना, आपको पता है बेरिलियम का साइज क्या है, बहुत ही छोटा। अगर फजान सूत्र लगाते हो कटायन का साइज छोटा होगा, एनाइन तो सबके लिए कॉमन है, कंटायन छोटा होगा, पोलराइजेशन पावर क्या हो ज़्यादा होगा। ठीक है, पोलराइजेशन पावर क्या करेगा, क्लोरीन को क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड के साथ साथ अगर कटायन का साइज छोटा होगा तो तुम क्या बोल सकते हो, ये क्या करेगा कटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को टर्न के बीच में ले आएगा और पोलराइज कर लेगा। पोलराइज करने से क्या होगा, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है बेरिलियम साइज इतना छोटा है कि अप्रॉक्स अगर बात करते हो ये जनरली मैक्स क्या होता है कोवैलेंट ही होता है एंड सोलुबल होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ध्यान रखना है इसका भी आंसर आपका बेरिलियम क्लोराइड एंड 80। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको एक एक का रीजन बता रहा हूँ। अगर जो बच्चे का कंसेप्ट हिला हुआ है तो सीधा बात है इसको देखेंगे तो और भी कंसेप्ट आपका पावरफुल हो जाएगा। राइट, तो चलिए 81 करते हैं। डाइहाइड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द ईथेन। ईथेन का बारे में पूछ दिया है, ये कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म शिफ्टर्स है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कन्फर्मेशन की बात करते हो तो कन्फर्मेशन अगर बात करते हो डाइहाइड्रल कहां पर यूज किया जाता है, डाइहाइड्रल आपका यूज किया जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शंस पे देख लीजिए आप। न्यूमैन प्रोजेक्शन में इथेन का बोला है तो इथेन में आपको पता है CH3 यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, और डाइहाइड्रल एंगल फॉर द किसके लिए बोल दिया है लीस्ट स्टेबल। तो लीस्ट स्टेबल तो आपको पता है क्या होता है इक्लिप्स फॉर्म होता है। क्या होता है इक्लिप्स फॉर्म में, इक्लिप्स फॉर्म तो आपको पता है ना CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो एंगल थे इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है मतलब तुमको पता है यहाँ पर क्या होगा स्ट्रेंथ होगा साइज की वजह से। देखो इनके बीच में क्या है, ये दोनों 0 डिग्री पर क्या होगा ये एक दूसरे के ऊपर टकराएगा, टकराने से क्या होगा इसमें अनस्टेबिलिटी आएगी, और अनस्टेबिलिटी इक्लिप्स फॉर्म में होने की वजह से मैं ये बात बोल सकता हूं ये क्या है आपका हाईली अनस्टेबल। ठीक है, लीस्ट स्टेबल का मतलब ही होता है हाईली अनस्टेबल। तो आपको ध्यान रखना है एंगल 0 डिग्री एंगल पर क्या होगा आपका क्या होगा हाईली अनस्टेबल होगा या लीस्ट स्टेबल होगा। 120 पर तो आपका बात सीधा सा बात है, 120 पर तो सीधा बात है, 180 तो एंटी पोजीशन में चला जाएगा, 60 पर तो आपका स्टैगर बन जाएगा। राइट, तो सीधा बात है आप यहाँ से ये बात समझ सकते हो 81 का आपका 0 डिग्री। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो ध्यान रखना है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहा है। NCERT इनऑर्गेनिक से कर लो, कुछ टीचर आपको जो कराते हैं वहाँ से आप कॉपी से उनका कर लो ऑर्गेनिक का,
इनऑर्गेनिक तो वहीं से छाप रहा है डायरेक्ट एनसीईआरटी से, और फिजिकल केमिस्ट्री तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है, ठीक है। तो 82 में देखिए क्या पूछ रहा है, 82 में आपको क्या पूछ रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78%, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट कार्बन, कार्बन बोल दिया आपका 78%, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, रिमेनिंग हो गया 22%। द राइट ऑप्शन फॉर द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, एटॉमिक वेट दे दिया है, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, कार्बन का 78 दे दिया है, ये 22 दे दिया है, बहुत इजी है, मैंने आपको बताया भी था। क्या करना है आपको, एटॉमिक मास जानते हो, ये 1 होता है, ठीक है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, तो क्या होगा 78/12, और ये कितना होगा 22/1, ये कितना आएगा 78/12 अप्रोक्स आएगा आपका 3.68 अप्रॉक्स, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, करिए इसको जल्दी से, ठीक है। 6.8 में कर देता हूँ, ठीक है। और ये कितना है 22, जब इसको 6.8 से फिर से इसको करेंगे, ये तो 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ये पता चल ही रहा है, करिए 3 पॉइंट समथिंग से अबव आएगा, मगर 4 से कम आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, कार्बन कितना है, कार्बन 1, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3, तो इससे बात से पता ही चल जा रहा है CH3, डायरेक्ट पता चल रहा है ना। देखिए इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो डायरेक्ट आपको पता चला CH3। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आप एवरेज लेके कर सकते हो, राइट। तो 82 का आपका हो गया 4। 83, नोबेल गैस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ इनर्टनेस, noble gas are named because of inertness towards the reactivity, identify the incorrect statement about them, right। आपको नोबेल गैस के बारे में आपको बताना है बिकॉज ऑफ इनर्ट, नोबेल गैस आपका इनर्ट होता है, नोबेल आपका इनर्ट होता है, मगर उसका रीजन क्या है, इनर्टनेस टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी, ठीक है, क्लियर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं नोबेल गैस का, क्या बोला है, नोबेल गैस हैव द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नोबेल गैस हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नोबेल गैस आर द स्पेंगली सॉल्वेंट इन द वाटर, ठीक है। नोबेल गैस हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो 2 बार रिपीट हो गया है। नोबेल गैस हैव द वीक डिस्पर्सन फोर्स, राइट है, ओके। 1 और 3 2 बार रिपीट हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्वेश्चंस को टाइप करने में, राइट। मैं एक बार क्वेश्चंस को देख लेता हूं। क्वेश्चंस नंबर 83, हाँ, पहला ऑप्शन बोला है नोबेल गैस हैव द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबेल गैस पहला जो ऑप्शन है ये गलत है, आपका मिस्टेक है। बोला गया है नोबेल गैस आपका हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सीधा सा बात है। नोबेल गैस आप बताओ, नोबेल गैस आपके पास है, मान लो वो किसी से रिएक्ट करते हैं क्या, नहीं, इनर्ट है। जब वो इनर्ट है तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, वो नहीं लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका 0 ना, उससे ज्यादा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट पॉजिटिव होता है, लार्ज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव। जब भी ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा अच्छा होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। अगर मान लो इसका मान लो इनर्टनेस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका पॉजिटिव है, मतलब वो उसका क्या है, एफिनिटी बहुत ही खराब है, इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, राइट। तो ध्यान रखना है, तो ये बात सही है। नोबेल गैस का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जो क्या है वो क्या है, बहुत ही कम है, लेगा ही नहीं। नोबेल गैस है द स्पेंगली सॉल्वेंट इन द वाटर, राइट, ये तो सही है, थोड़ा सा सॉल्युबल होता ही है, ठीक है। नोबेल गैस द हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखना नोबेल गैस क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है तो ध्यान रखना यही रॉन्ग स्टेटमेंट तो पूछा है ना, नोबेल गैस का इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही आपका सही है। और नोबेल गैस हैव द वीक डिस्पर्सन फोर्स, वीक बॉन्ड होता है, आपको पता ही है, और मगर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। नोबेल गैस क्या होता है, वीक होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो 83 का क्या होगा 3। बट जब आप डाउन द ग्रुप आते हो नोबेल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, तो साइज बढ़ने से क्या होता है, वंडर वाल फोर्स बढ़ता है, वंडर वाल फोर्स बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उस पीरियड में ज्यादा होता है। बट अगर सिर्फ नोबेल गैस का बात किया जा रहा है तो ध्यान रखना है नोबेल गैस का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स, ओके। चलिए तो
83 का सी मतलब 3 कंप्लीट हो चुका है। चलिए 84, देखिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज द प्रिपेयर्ड बाय द एडिशंस ऑफ द पॉलीमराइजेशंस। अब एक बात बताओ, पॉलीमर्स फॉर्म आप पढ़े हो, पॉली फॉर्म में आप पढ़े होगे डेक्रोन पढ़ोगे, टेफ्लॉन पढ़ोगे, नायलॉन पढ़ोगे, सिस आयन और नोवोलैक पढ़े होगे। बट आपको सिर्फ पढ़ना है वहां पर। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2022 के लिए, आपको सिर्फ वहां पर पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। वेरी सिंपल, ठीक है। डायरेक्ट वहां से एनसीईआरटी से देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, मैं वहीं से लेके आया हूं एनसीईआरटी। ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पॉलीमर्स चैप्टर एक पूरा रटने का चैप्टर है, कौन कौन से पॉलीमर्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं, बस वही आपको देखना है। और आप देखिए यहाँ पर आपका लर्न पोर्शन की वजह से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ रहा है। तो पहले बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज द प्रिपेयर्ड बाय द एडिशंस पॉलीमराइजेशंस। एक होता है आपका एडिशंस पॉलीमराइजेशन, एक होता है कंडेंस पॉलीमराइजेशंस। एडिशंस पॉलीमराइजेशन अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे वो है मेरे पास क्या है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर टेफ्लॉन लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर टेफ्लॉन में क्या होता है, एडिशंस। एडिशंस का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रुप जब फॉर्मेशन होगा, टेफ्लॉन पॉलीमर बनेगा तो कोई भी ग्रुप बाहर नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रुप बाहर नहीं होना चाहिए। और कंडेंस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस कर रहे हो तो कंडेंस क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं जैसे HCl वाटर, है ना। तो ऐसे ग्रुप क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया कंडेंस। तो कंडेंस में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहा है, मगर एडिशंस में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। क्लियर, बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं बन रहा है। तो एक बात बताओ, इस केस में टेफ्लॉन में क्या होता है, आपको पता है CF2 क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, कैटलिस्ट तुम यूज करते हो हाई प्रेशर में, और आपको देखो ये क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड टूटा और क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स जुड़ना स्टार्ट हुआ, कोई ग्रुप बाहर नहीं जा रहा। तो ध्यान रखना यही होता है एडिशन क्या, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। बट अगर वही बात करते हैं डेक्रोन का, अगर तुम देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये क्या है, टेरेफेथरिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ से ध्यान से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो देखो क्या बना, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्या हुआ, वाटर जा रहा है, -H2। जब आपका -H2 जा रहा है तो देखिए ये आया पूरा सिस्टम, और ये माइनस वाटर, तो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ बीच में, ऐसे बनते रहता है ईस्टर। तो क्या हो रहा है, यहाँ से आपका माइनस हो रहा है, कुछ लीव कर रहा है, तो कोई भी चीज लीव कर रहा है ना, वहां पर हो गया कंडेंस सिस्टम। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछता कि एडिशन नहीं पूछ के कंडेंस पॉलीमराइजेशन, तो वो आपका डेकोन भी है, वो नायलॉन भी है, वो आपका क्या है, नोवोलैक भी है। देखिए यही, देखिए यहाँ पर क्या है, नायलॉन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से लीव करेगा और आपको सिस्टम मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, नायलॉन सिस्टम, डेक्रोन, ठीक है, ये बात समझना। टेफ्लॉन तो मैं आपको बता दिया, तो इसका आंसर होगा आपका टेफ्लॉन 2, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। देखो कैसे आ रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, मेहनत करो, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो आंसर क्या होगा मेरे पास, 84 का 2, ठीक है। मैचिंग करना है, मैच द लिस्ट 1 and 2 को लिस्ट करते हैं, और इस लिस्टिंग में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को, पैटर्न को पकड़िए। क्वेश्चंस को, पैटर्न को कैसे पकड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है सबको रिलेशन देखिए। आप देखिए यहाँ पर PCl5 अगर बात करते हो तो देखिए ये मेरा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखिए PCl5 क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। तो देखो ये कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। तो ये चलो मिल तो गया, A का 4, SF6 देखो सारे ग्रुप सेम है ना, ऑक्टाहेड्रल, SF6 ऑक्टाहेड्रल। A का बात करते हो, A का 4, B का 3, BRF5 ध्यान रखना, BRF5, BF3 आपको पता है ना, BF और ये F कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हो गया आपका D का 2। तो देखो A का 4 यहाँ भी है, A का 4 यहाँ भी है, और कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। B का 3 ये भी चलो यहाँ तो सही है, C छोड़ दो। D का देखो, D का 1, अब D तो हो ही गया, सीधा बात है, जब इसका 1 हो गया तो इसका कितना हो गया, B5 का, ठीक है, BR5, तो C का 2, चलो यहाँ पर D का 1, तो मेरा आंसर क्या है 1, 85 का A, है ना। इजी है कि नहीं, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है,
कुछ करना नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट एकदम काम करो, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 85 का 1 हो गया। ओके 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 ओके, एक मिनट, हम लोगों ने किया तो ठीक है, बस थोड़ा सा मैचिंग गलत कर लिया हम लोग, मैचिंग गलत कर लिए। कैसे मैचिंग गलत कर लिए? मैंने तो बोला था PCl5 1 का ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, SF6 का ऑक्टेहेड्रल, ठीक है, तो ये यहाँ तो सही है। C का स्क्वायर पिरामिडल, ये होगा ना, मैंने 2 पर कर दिया था, ठीक है। ये BF3 आपका क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर, ये मैंने मिस्टेक किया थोड़ा सा, ठीक है। BF3 ट्रायगोनल प्लेनर, तो A का 4, B का ऑक्टेहेड्रल, B का 3, C का 1, राइट, ये आंसर होगा। किया, ठीक है, ऐसे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, लाइट पड़ रहा था, ओके, तो क्लियर हो गया, ओके, समझ में आ गया। 85 का 2 होगा, ठीक है। आ जाओ सेक्शंस बी। सेक्शंस ए आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी में अगर बात करते हैं तो इसमें ध्यान से देखो, फॉर द रिवर्सिबल, नॉट इरिवर्सिबल आपको बोला है, फॉर द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस, तो आपको क्या बोला है? द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सर इरिवर्सिबल रिएक्शंस एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और सीधा बात है, आपको आइसोथर्मल कंडीशन बोल दिया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा यू तो 0 होगा। और इरिवर्सिबल बोल दिया, इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, तो सीधा सा बात है, आपका एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी तो आपका टोटल एंट्रोपी तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, क्लियर से बात है, ये तो आपको पढ़े ही थर्मोडायनेमिक्स में। तो डेल्टा यू आपका 0 है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्या होगा आपका 4, 86 का आपका 4 होगा, ठीक है। 87 नंबर में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा है, देखो यहाँ भी आप लोगों को मैचिंग करना है। मैचिंग बोला है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ कितना है +3, यहाँ भी कितना है +3, क्योंकि साइनाइड 1 होता है ना, तो 6 माइनस हो जाएगा, और इधर आएगा तो क्या होगा +6 में अगर -3 करेंगे तो क्या होगा +3, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन 0 होता है, तो हम लोग यही ए बी से कर लेंगे तो आंसर राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या है, आयरन का होता है 26, आयरन का होता है 26, तो 26 का अगर लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s2 के बाद अगर तुम देखते हो तो 6 डालना है ना, तो 4s2 के बाद 20 हो गया, ये हो गया 6, मतलब 3d 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या होगा 23। अब देखो 23 जो तुम देख रहे हो, ये 23 जो देख रहे हो वो 23 मतलब इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, कहां से निकालो, 2 यहां से निकालो, 1 यहां से निकालो, तो हो जाएगा 3d5। जब 3d5 होगा तो अगर बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर डिपेंड करता है 5 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन अगर डी में फिल करना है तो पहले चेक करना है कि मेरा साइनाइड जो है मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि मेरा वीक फील्ड लिगेंड है। साइनाइड मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, सारा पेयर्ड अप हो जाएगा। तो देखो क्या है, ये 1 2 3 4 5, देखो अनपिल इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपिल इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपिल इलेक्ट्रॉन n = 1, जब n = 1 है तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, √n+1 n+2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करते तो होगा क्या होगा 1 × 1 + 2 कितना होएगा √3। जब आपका √3 है तो यहीं से पता चल जा रहा है 1.73 आ रहा है, तो आप यहाँ पर टिक मार दो, मतलब ये आपका किसका कनेक्शन होगा, इसमें। अब बच्चे क्या करते हैं 1. जब आप इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, यहीं पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाना चाहिए। जब आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 आ गया, n का वैल्यू 1 आ गया, तो ध्यान रखना म्यू का वैल्यू क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग ही कुछ होगा, 2 नहीं जाएगा, तो पकड़ के यहीं पकड़ लो, इतना क्या दरकार फिर कैलकुलेशन करने का। जब आप देखो वीक फील्ड लिगेंड है वाटर H2O इज द वीक फील्ड लिगेंड, जब H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा ये, अब बताओ, अब इस केस में क्या ये पेयर्ड होगा, नो पेयर्ड नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 अनपिल इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू 5 होगा, तो बताओ मेरा म्यू का वैल्यू क्या होगा, 5 से कुछ ज्यादा होगा। देखो 5 से ज्यादा मेरा एक ही ऑप्शन है, 5 से ज्यादा मेरे पास एक ही ऑप्शन है 5.92, तो अप्रोक्स हम बोल सकते हैं ये जो तुम देख रहे हो, ये जो देख रहे हो यहाँ पर, ये इसका है ना, ये इसका हो गया, मतलब a का 4, ठीक है, b का 1, देखो ये आंसर हो गया, देखो यही हो गया, 2 से काम चल गया, सारा दरकार नहीं है कि सबका निकालूंगा मैं बैठ के, है ना, क्लियर है।
चलिए, तो इतना तो आपको ये बात समझ में आ गया। 87 88 द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इज, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में देखना है, बड़े बड़े ग्रुप देख के डरो मत, ठीक है, क्या नहीं डरना है, आप लोग को डरना नहीं है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इन द C2H5OH, यहाँ पर ध्यान से समझना, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शंस। तो रिडक्शंस किस करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है किस किस को रिड्यूस कर पाता है, सो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है कैन बी रिड्यूस ओनली अल्डिहाइड, कीटोन एंड द एसिड एंड हैलाइड टू कॉरस्पॉन्डिंग टू द अल्कोहल। तो ध्यान रखना किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। तो देखो यहाँ पर एस्टर है, तो क्या ये एस्टर को रिड्यूस कर पाएगा अल्कोहल में, नहीं, बट यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा, इसलिए ये जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। देखो, और ये कीटोन कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कोहल में, तो आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। ये तो देखो कहाँ ईथर बना दिया, तो हो ही नहीं सकता। ये देखो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, इसको देखो, इसको कुछ नहीं किया, तो ये भी तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मतलब कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा। दैट देखो ये वैसा का वैसा ही है, बस देखो इस पर चेंजेस आ गया है, मतलब 88 का आपको क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 89 में आपको ध्यान से रखना है क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट that give sequence is not strictly according to the property indicate against it, मतलब आपको इसमें वो चूज करना है जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये ऑर्डर सही नहीं होना चाहिए। CO2, SiO2, SnO2, PbO2 ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और आगे देख लेते हैं, HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये एसिड स्ट्रेंथ सही है, ये तो सही है, चलो ठीक है, ये राइट है, गलत नहीं है, हमको तो गलत निकालना है, ठीक है। इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, अच्छा, वाटर, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, डाउन ग्रुप जा रहे हो, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, डाउन द ग्रुप जाने से एसिड प्रॉपर्टी बढ़ता है, ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी बढ़ता है। जब एसिड प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो के का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए था, जब के का वैल्यू बढ़ेगा तो पी के वैल्यू कम होना चाहिए था, मगर पी के का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है, मतलब ये आपका गलत स्टेटमेंट है, और जो कि आपका यही सही होगा। समझ में आया क्या बोले। 90 में अगर हम बात करते हैं तो देखिए 90 में क्या बोला गया है, 90 का क्या बोला गया है, कंसिडर द अबव रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट केमिकल्स, ओके। ये जो आपको दिया हुआ है इसी को आपके बारे में बताना है, ठीक है। क्या हो रहा है, क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। CH3CH2COO, ठीक है, अच्छा यहाँ से CO2 रिमूव हुआ है ना, ठीक है, CO2 रिमूव हो रहा है ना, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सीधा सा बात है, सिंपल, ठीक है। NaOH प्लस क्या डालते हो, सोडा लाइम, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम, सोडा लाइम आप डालते हो तो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हुआ है तो सीधा बात है कैल्शियम ऑक्साइड। डायरेक्ट करो 90 का D4, देखो अभी कुछ कर रहा हूं मैं नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहा है, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप पढ़े हुए हो, अच्छे से तैयारी किए हो, तो आराम से एकदम पेपर को फाड़ दोगे तुम, ठीक है ना। 91 में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज द नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर कब होता है, जब सारे ग्रुप सेम जुड़ा हो। कैसे देखोगे, SbCl5, देखो नॉन पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट 0, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर है ना, ये इधर और ये इधर, यहाँ से डाइपोल मोमेंट 0, एक ऊपर एक नीचे, डाइपोल मोमेंट 0, डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो दिया क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। तो ध्यान रखना है SbCl5 इज द नॉन पोलर। डायरेक्ट कंपाउंड देखो। 92 देखते हैं, 92 में क्या बोला है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, 1 एंड 2 को क्या करना है, लिस्ट में करना है, और इससे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये पूरा लर्न है, NCERT प्रॉब्लम्स है, ये आपको डायरेक्ट वहां पर हेडिंग टू लिखा हुआ है, वहां से आप रीड करेंगे तो ये शायद आप क्वेश्चन कर पाएंगे, डायरेक्ट रटने का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला है, SO2, O2 एंड SO3, ओके। चलिए ये तो आपका ये है ट्रोपोस्फेरिक, ठीक है, पॉल्यूशंस के लिए होता है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशंस के लिए होता है, ठीक है। ये रिएक्शंस आप लोग डायरेक्ट पढ़े होंगे। और HOCl, अच्छा ये तो आपके लिए किसके लिए होता है, स्मोक के लिए होता है ना, ये ओजोन डिप्लेशंस के लिए होता है, ये आपका ओजोन डिप्लेशंस के लिए होता है, ठीक है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है कैल्शियम सल्फेट, और ये तो होता है आपका एसिड रेन,
और NO2 के स्मोक की राइट। तो ये तो आपको डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ए का जो आ रहा है, ए का जो आप देख रहे हो 4, ए का 4, बी का देख रहे हो ओजोन मतलब 3, सी का देख रहे हो सी का मैंने किया एसिड रेन 1, और डी जो देख रहे हो वो 2। देखो 4 3 1 2, 4 3 4 3 1 2, ऑप्शन 4, ठीक है। 92 का 4, 92 का 4, ठीक है। क्लियर बच्चों, सब कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है। 92 का 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 93 में आपको क्या बोला है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलैरिटी एसिडिक एसिड इज 20 दे दिया है। अच्छा ठीक है। लेमडा दे दिया आपको, लेमडा सी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 20 दे दिया है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट? ये आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछ लिया है फॉर एसिटिक एसिड, और कुछ नहीं दिया है। द करेक्ट ऑप्शन इज, अच्छा लेमडा का H+ और एसिटिक एसिड एसीटेट का दिया हुआ है। ओके तो क्या बात है, निकाल लीजिए, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का निकाल लीजिए, मोलर कंडक्टेंस निकाल लीजिए, कितना निकालिएगा, क्या निकालिए बताइए, दिया तो है लेमडा प्लस H+ प्लस लेमडा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का CH3COO-, ये दे दिया आपको H का कितना दिया 350 और ये दिया आपको 50, मतलब हो गया 400। ओके तो आपको निकालना क्या है, अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने आपको बताया भी था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आपका एट द कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ये अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आपको दे दिया 220 बाय में 400, 1/20, ठीक है 1/20 अल्फा का वैल्यू। जब आपको अल्फा का वैल्यू पता चल गया, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, के का वैल्यू आपको पढ़ा है ना, C अल्फा स्क्वायर, के का वैल्यू यही तो पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको पूछा है आपसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट सी का वैल्यू दिया है 0.007। अल्फा का वैल्यू कितना निकाला मैंने निकाला 1/20 का स्क्वायर। ओके इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.75 × 10⁻⁵ आना चाहिए, ठीक है। 1.75 × 10⁻⁵ थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, क्लियर। हाँ 1.75 × 10⁻⁵, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, आपको करना होगा, नहीं तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा 1/20 कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। 0.007 को कर लेना तो 1.75 × 10⁻⁵। तो 93 का 4 थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर in ATM in the mixture of 4 gram of oxygen 2 gram of hydrogen confined with total volume 1 liter and 0 Celsius। अब एक बात बता, आपका टोटल प्रेशर दे दिया है प्रेशर 1 ATM, मैक्सिमम मिक्सचर बोल दिया है, नॉट मैक्सिमम मिक्सचर बोल दिया है आपका, ऑक्सीजन 4 ग्राम ले रहा है, हाइड्रोजन 2 ग्राम ले रहा है, कन्फाइन द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना ले लिया टोटल वॉल्यूम, नहीं ये प्रेशर आपसे पूछा है, सॉरी आपसे प्रेशर पूछा है, ठीक है। वॉल्यूम दे दिया आपका 1 लीटर, टेम्परेचर दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ओके। और मोल्स आपको निकालना है, तो सीधा ऐसा बात है, PV = nRT लगा दीजिए ना, इजी है, PV = nRT। वॉल्यूम दिया 1 तो प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा N, मोल्स निकालना, टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ इसका मोल्स ऑफ इसका, तो टोटल मोल्स हो जाएगा वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन कितना, मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 और इसका हाइड्रोजन का वेट कितना 2 दिया है, मोल का वेट कितना 2, तो ये हो गया 1/8 + 1, तो इसको करोगे 9/8, ठीक है। तो टोटल मोल्स निकल गया 9/8। आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू दिया है 0.0821, ठीक है, इनटू टेम्परेचर 273। देखो यहाँ से क्या है फंडा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आप लोग कभी भी यहाँ पर ये याद कर जाओ, कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी टफ हो जाए, 0.0821 इंटू वो है 273, ये जो आएगा 22.4, जब इसको करोगे 9/8 इंटू 22.4, तो देखो इसको जब काटोगे तो आ जाएगा आपका 25.18 आएगा क्या, कैलकुलेट करो तो एक बार जल्दी से,
22.49 बाई 8 इंटू 22.4 करो इसको जल्दी से, कितना आ जाएगा? हाँ 25.2, ठीक है 25.2 अगर बात करते हो तो मेरा ऑप्शन 4 है, ठीक है। देखो इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही होगा, सीखना ही होगा। 95 देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। वेपर फेज में दोनों का, बेंजीन का और ऑक्टेन का मोलर रेशियो दे दिया, मतलब एन ऑफ बेंजीन बाई एन ऑफ ऑक्टेन दिया 3:2 दे दिया है, ओके। और प्योर स्टेट का बोल दिया, प्योर स्टेट बेंजीन का दे दिया 289 मिलीमीटर ऑफ Hg, और पी नॉट ऑक्टेन का दे दिया 420 mm ऑफ Hg, ठीक है। आपको पूछा टोटल प्रेशर क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। पी नॉट ए, पी नॉट बी, एक्स बी, पी नॉट ओ, एक्स ओ, ठीक है ना, ये जानते हो ना, ये बी फॉर बेंजीन, एक्स ओ फॉर ऑक्टेन। अब आपको मोल का रेशियो दिया हुआ है, भाई साहब मोल का रेशियो दिया, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, इसका मोल इतना है, इसका मोल इतना है, तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा बताइए ना, 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का निकालिए, 3 बेंजीन का मोल्स बाई 5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, ऑक्टेट का निकालना है, तो 2/5 बस पुट कर दीजिए। क्या करना है, 2 पी नॉट भी दिया है, बेंजीन का दिया है ना, 280 इंटू बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, 3/5, ठीक है। पी नॉट ओ का कितना दिया है, 420 इंटू एक्स ओ कितना दिया, 2/5, देखिए कटेगा, डैट दिख रहा है, आएगा कितना, 336 mm ऑफ Hg। देखिए डैट क्वेश्चन आ रहा है, तो 95 का कितना होगा, 95 का 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 96 करते हैं। 96 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बार बार बोल रहा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, बच्चों ध्यान दो, और यही हो रहा है, देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर। जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया था क्या मेरे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर, अभी भी देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आयंस विच वन इज द नॉट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो आप कैसे करोगे, आप चेक करो ना, +2 देखो ध्यान से क्वेश्चन को पकड़ो, अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो कभी नहीं आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, वो कभी नहीं आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है। क्योंकि आयरन का होता है 26, मैंगनीज का होता है 25, देखो 26 है 25 है, एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या बोल सकते हो यहाँ पर, कभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, हो ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पर 26 से 2 निकाल दो तो कितना होगा, 24, 25 में से 2 निकालो 23 हो जाएगा, तो 24 23 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये देखो इनमें दोनों में देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें देखो, हाँ देखो ये देखो ऑक्सीडेशन चेंज है, देखो 25 में से 2 निकाल दो 23 इलेक्ट्रॉन्स, देखो 26 में से 3 निकाल दो 23 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कोई भी एलिमेंट हो जाए, दो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा तो कभी नहीं आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा, और बच्चे क्या करते हैं, निकालना स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको नहीं करना बच्चों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। 96 का 1। अब देखो क्या है मेरे पास 97, द इंटरमीडिएट कंपाउंड, ध्यान से देखना, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ध्यान रखना बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चंस देख रहे हो, ठीक है, ये सही है, ठीक है, हाँ ओके ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन जो आपका रिटार्डेड रिएक्शंस है, ठीक है, इस रिटार्डेड रिएक्शंस में आपको इंटरमीडिएट एक्स पूछ लिया आपको यहाँ से, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बच्चे अगर नहीं भी जानते हैं क्वेश्चंस को तो डायरेक्ट आप देख लीजिए, ये देखिए ये क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट में क्रोमियम तो आएगा ही ना, देख लो डायरेक्ट रिटार्ड रिएक्शन जाकर देखो, रिटार्ड रिएक्शंस या रिटार्ड ऑक्सीडेशन जो बोल दीजिए, आप वहां जाकर करो, देखो एकदम सेम रिएक्शन है, एक्स क्या बनता है, यहाँ पर ये बनता है, तो आंसर क्या होगा आपका 2। देखिए इसमें क्रोमियम यूज है, बाकी सब में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन मारेंगे ही नहीं, क्लियर। 98, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस इन द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखो ना, NaNO2HCl, देखो डैड ये भी क्वेश्चन जो आया हुआ है ना NCERT से आया, देखो यहाँ पर NCERT से, ये आपका NCERT का लाइन है, जाकर देखना, वहां से मैंने लेके आया है, क्या देखो डाइजोनियम H3PO2 या इथेनॉल जो भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर जो यूज किया गया है, यहाँ पर देखो NaNO2HCl, ठीक है, HCl यूज हो रहा है।
और HCl हो रहा है और HCl यूज कर रहा है, तो तुमको तो पता है NNO2 HCl जब डालते हो तो NH2 से कन्वर्ट होता है डाइजोनियम। जब डाइजोनियम से यहाँ पर आ रहे हो तो देखो N2 निकल गया, कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो कुछ नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, निकल गया, ब्रोमीन वैसे का वैसे रह गया। तो कौन सा रिएजेंट तुम यूज कर रहे हो, तो या तो इथेनॉल यूज करो, या तो इथेनॉल यूज करो, डायरेक्ट रिएक्शन देखो, या तो H3PO2। अगर ऑप्शन में ये ना होके आपको H3PO2 दिया रहता तभी भी आंसर आपका क्या होता है, 3 होता है। तो देख लो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है क्वेश्चन, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी से। 99 में क्या हो रहा है, द स्लो ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ln k versus 1/t of the first order reaction is -5 × 10⁻³ the value of EA of the reaction is, choose the correct options for your answer। ओके, आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग आर्हेनियस इक्वेशन जानते हो, k इज इक्वल टू होता है, ठीक है, a e का पावर माइनस EA बाई में RT। जब बोथ साइड ln लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ln है, देखो, तो अगर बोथ साइड ln लोगे तो ln k इज इक्वल टू हो जाएगा ln a माइनस EA बाई में RT। कैलकुलेट डायरेक्ट मैंने किया है, ठीक है। अब देखो ln रहने दो इसको k, ओके, मैं इसको ऐसे थोड़ा लिखता हूँ, माइनस EA बाई में R, और इसको 1/t को अलग कर दिया। जब 1/t को अलग कर दिया तो तुम बताओ ये वर्सेस किसका ग्राफ है, ln की और t के बीच में, तो ln की और t के वर्सेस में ग्राफ है, ये y है, ये x है, ठीक है, तो ये m हो जाएगा और ये हो जाएगा c। मगर यहाँ पे m जो देख रहे हो ना, m पूरा ये हो जाएगा। तो m जो स्लोप तुम देख रहे हो EA बाई में R माइनस EA बाई में R क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और आपको स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया है, -5, तो स्लोप का वैल्यू दे दिया है, तो देखो माइनस EA बाई में R इज इक्वल टू -5, सॉरी 2 बार मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है, -5 × 10⁻³, यही तो, माइनस माइनस कट गया, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने बोला है, तो 5 × 10⁻³ इंटू R का वैल्यू आपको दिया 8.314, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 8 जाए, 8 5 जा 40, मतलब यहाँ पर 3 है, तो मतलब 4.41 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, और 41 से वैल्यू जो ज़्यादा आ रहा है अगर बात करते हो तो भी देखो किलो जूल में है, तो किलो जूल में तो आपको सिर्फ 10⁻³ तो रहेगा ही, 10⁻³ रहेगा, मतलब 41.5 जो है आपका मेन कैलकुलेशन आपके 99 का 2 होगा। देखो ज़्यादा ही है, देखो यहाँ पूरा दिख रहा है, 8 5 जा 40 से अबव वैल्यू, और यहाँ पर 10⁻³ है, मतलब 10⁻³ किलो जूल, ये तो आएगा जूल में आएगा ना, क्योंकि R का वैल्यू आपने क्या डाला है, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ध्यान रखना है, पर केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल देख रहे हो, तो यहाँ पर ध्यान रखना 10⁻³ करेंगे, तो देखो 41.5, तो ये जूल में आया 10⁻³, तो ये अगर किलो जूल में है तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये किलो जूल में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 41.5, डेट और 99 का 2, ठीक है। तो 100, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर लगता होगा, बट हमारे हिसाब से तो बहुत ही ईजी है। क्या है, देखो लग रहा है बहुत सारा कॉलम सजाना होगा, ठीक है, बेंजीन से CO में आ रहे हो, ठीक है, चलो अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, CO HCl अनहाइड्रस AlCl COCl, ये कौन सा रिएक्शंस है, ये ध्यान रखना, इस रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग गेटरमैन-कॉश रिएक्शंस। गेटरमैन-कॉश पढ़े हो ना, हाँ भाई वो पढ़े, तो बेंजीन से डायरेक्ट आप ये जो रिएक्शंस रिएजेंट डाले हुए गेटरमैन-कॉश रिएक्शंस का है। ये जो रिएक्शन बी जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शंस, इसको हैलोफॉर्म रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो तुम देख रहे हो, ये देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, एसिड है अल्कोहल है, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे एस्टरिफिकेशन होगा। और लास्ट जो है X2 रेड फॉस्फोरस जो तुम देख रहे हो, एसिड है X2 रेड फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं हेल बोलार्ड जेनलेस्की रिएक्शंस, ध्यान रखना। तो मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, ए का जो होता है, ए का जो हो रहा है 2 है, बी का जो आप देख रहे हो, बी का 3 है, ठीक है, सी का जो देख रहे हो, सी का देख रहे हो 4 है, और डी का जो देख रहे हो, डी का 1 है। देखो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, आंसर ए। तो देखो कैसे आप लोगों को मैंने 2021 का क्या केमिस्ट्री नीट का P3 कोड मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। तो देखो क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे आ रहा है, इसको अच्छे से देखो, पढ़ो, और जो बच्चे कितने नंबर लाए हैं, कितने करेक्ट किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, और टोटल नंबर कितना हुआ, इस आंसर क्यू को देखकर आप लोग जल्दी से फाइंड कर लो, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का मार्क्स कितना आया। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों का आंसर की देखने के लिए। देखते आप लोग
कितना कितना नंबर ला रहे हो, ठीक है। ऐसे तो पेपर देख के हमको लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। कुछ क्वेश्चंस लर्न पोर्शन में था, कैलकुलेशंस कुछ थोड़ा सा हुआ, मगर ठीक है, ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, मीडियम था केमिस्ट्री, जो बच्चे पढ़े होंगे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से चेक कर लो। चलिए बाय।